गुड मॉर्निंग लाहौर, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारे होंगे। मैं आपके सामने मौजूद हूँ मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, आज हफ्ते का आखिरी दिन है और हमारा आखिरी शो है। आखिरी शो नहीं है, आज हफ्ता है और वीकेंड है, इस वजह से आज हमारा आखिरी शो है और आपसे मुलाकात होगी मंडे को। वीकेंड पे आप लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे, मुझे पता है, और हमारी कोशिश होती है कि वीकेंड पर मजे मजे के टॉपिक्स लेकर आएं, लाइटर नोट पर टॉपिक्स लेकर आएं, जिससे आपका मूड भी अच्छा रहे और आपका वीकेंड भी अच्छा रहे। और बहुत से इश्यूज पर हमने आज बात करनी है लाइटर नोट पर, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर खतरनाक लेवल छूने लगा। आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों से कैसे बचें? सर्दी में बालों और स्किन का ख्याल कैसे रखें? आज देंगे आपको टिप्स। कमसिन मुलाजिमीन तशद्दुद का शिकार, शहरी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे? और आज मिलाएंगे आपको आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले एक टैलेंटेड नौजवान से। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने देखी कि हमने किन किन इश्यूज पर बात करनी है, किन पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन इश्यूज पर बढ़ने से पहले आज की अच्छी खबर आपको बताती चलूं तो जनाब, खुद को आजमाते रहना चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, तजर्बात करते रहने चाहिए। और याद रखें कि जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क, जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेना होता है। तब्दीली से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खुशामदीद करें, उसको खुले दिल से आने दें और खुद को हमेशा मुतहरिक रहें और मुस्बत रखें और आगे बढ़ते जाएं। खुद को हर वक्त सीखने के मराहिल में रखें। अगर आप सीखने के मराहिल में नहीं रहेंगे, आप ये समझेंगे कि मैं तो सब कुछ समझ चुकी हूँ या मैं किसी ओहदे पर पहुंच चुकी हूँ या पहुंच चुका हूँ, तो मुझे अब समझने की जरूरत नहीं है, तो वो आप गलत करेंगे। एडवेंचर्स करने के लिए वीकेंड से अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली हर कोई वीकेंड का इंतजार करता है कि हमने उसको भरपूर तरीके से गुजारना है, तो खुद को टाइम जरूर दें और कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज भी जरूर हो। मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना कम मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, जो आजकल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, उसका इस्तेमाल कम करूँ और सुकून करूँ। और अगर मौसम भी अच्छा हो तो वीकेंड का मजा तो वैसे ही दुबाला हो जाता है। और आजकल आपको पता है सर्दी बहुत ज्यादा है और कल भी बहुत ज्यादा धुंध पड़ी और आज भी बहुत ज्यादा स्मॉग बाहर में देख रही थी जब मैं आ रही थी। तो वीकेंड कैसा गुजरेगा, अभी तो मौसम हमें पता है कि कैसा है, लेकिन आगे मौसम कैसा रहने वाला है और हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये हम जानेंगे जुनैरा इलियास से, जो हमें मौसम का हाल बताएंगी। तो जुनैरा, बताइए कैसा रहने वाला है मौसम? बिल्कुल देखा जा सकता है मुनीबा कि गुज़िश्ता रोज से हमने देखा कि धुंध के बादलों ने आसमान पे भी डेरे जमाए रखे, जबकि शहर पे भी जो काफ़ी ज़्यादा है धुंध का राज रहा। और आज भी ये कहा जा रहा था कि धुंध बहुत ज़्यादा रहेगी और आज भी हमने सबसे देखा कि धुंध का स्पेल है वो अभी भी शहर में मौजूद है और आइंदा 2 रोज़ तक इस तरह से रहने के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि दर्जा हरारत हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत जो फॉल कर रहा है वो 3 से 5 में फॉल कर रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत ये बताया जा रहा है कि 15 से 17 के दरमियान में जो है वो फॉल करना शुरू होगा। और अभी 2-3 रोज़ तो इस तरह से ही बरकरार रहेगा मौसम, लेकिन उसके बाद जो है ग्रेजुअली हल्का हल्का सा दर्जा हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अभी भी बताया जा रहा है कि स्पेल के बाद भी धुंध के बादल जो है अभी भी शहर में बरकरार रहने वाले हैं और तकरीबन 1 महीना भी यूं ही जो सिलसिला है ये देखा जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत अभी तो यूं ही रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि 15 फरवरी तक जो है सर्दी का जो स्पेल है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस दफ़ा सर्दियों का टेन्योर हमने देखा कि काफ़ी अच्छा भी रिकॉर्ड किया गया, मौसम काफ़ी खुशगवार रहा और आज भी कहा जा सकता है कि शहर में सर्दी का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसमें नमी का तनासुब जो है तकरीबन 95 से 99% जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि मौसम जो है शहरियों पर काफ़ी मेहरबान दिखाई दे रहा है और आइंदा आने वाले 2 हफ्ते भी कुछ यूँ ही बताए जा रहे हैं कि धुंध का राज भी बरकरार रहेगा। बारिश के ताहाल कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे, लेकिन जो दर्जा हरारत का उतार चढ़ाव है ये भी जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैरा, आपने मौसम की सूरत हाल से हमें आगाह किया है। तो मौसम के मिजाज आप जान चुके हैं और आपको पता चल गया है कि मौसम कैसा रहने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपना ख्याल रखिएगा और बाहर जाइएगा जरूर, लेकिन गर्म कपड़े पहन के। और यहाँ एक अहम बात आपसे शेयर करती चाहूँ और करना भी चाहूंगी कि मौसम का अहवाल बताने वाले, मतलब जुनैरा नहीं, जो इनका डिपार्टमेंट है महकमा मौसमियात, वो ये कह रहे हैं कि एक मरतबा फिर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होने जा रहा है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा फजाई आलूदगी बढ़ने की वजह से होता है, जो इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब करता है। वैसे भी अगर लाहौरियों की बात की जाए या लाहौर की बात की जाए तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक स्मॉग का सामना हमें करना पड़ता है, और जिसके बायस गुज़श्ता 2 महीने के दौरान लाहौर मुतअद्दिद बार दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा है, नंबर 1 पर आए, जिसकी वजह से आंखों, फेफड़ों और सांस की बीमारियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और एक तहकीक के हवाले से आपको बताती चलूं तो उसमें ये बात सामने आई है और मेरे लिए ये बहुत ही अफसोसनाक बात थी, और मैं सुनकर शॉक भी हुई थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हामला खवातीन के लिए इंतहाई खतरनाक होता है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। गुज़श्ता साल के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा 2228 मिसकैरेजेस की वजह बना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा खवातीन के सेहत के हवाले से कितना खतरनाक है, फज़ई आलूदगी इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करती है और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर आमना रफीक, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद होंगी नफीसा फातिमा हैं, जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं। तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूंगी जागो लाहौर में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आमना से, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं। आमना, मुझे बताइएगा कि हमने देखा, अभी मैं रिपोर्ट भी जो पढ़ रही थी उसमें इदाद-ओ-शुमार बता रही थी कि 4228 मिसकैरेजेस हुए हैं इसके दौरान, ये जो फजाई आलूदगी है, तो ये कितनी खतरनाक है खवातीन के लिए, हामला खवातीन के लिए? बहुत शुक्रिया मनीबा फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। हामला खवातीन के लिए फ़ज़ाई आलूदगी, ये तो हम सब लोग जानते थे पहले से, इस पर मल्टीपल स्टडीज़ हो चुकी थी, लेकिन साउथ एशिया के रीजन में ये कितनी हार्मफुल है इसके बारे में अभी लैंसेट में एक जो कि जर्नल है इंग्लैंड का, उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई है, और उसमें तकरीबन 35,000 खवातीन जिनके मिसकैरेजेस हुए हैं उन पे स्टडी की गई है, ठीक है। और उन्होंने ये देखा है कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये साउथ एशिया के वो रीजन्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मिसकैरेज का रेट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है। इसकी बेसिकली वजह ये है कि ये जो साउथ एशिया के रीजन्स हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एयर में स्मोक और डॉक्टर आमना, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको नहीं भी पता कि फजाई आलूदगी की वजह से हमें क्या क्या टेंशन हो सकती है, क्या क्या हम लोगों को इशू हो सकता है, तो उनको अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए उन खवातीन के लिए? देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, ठीक है, टीवी के जरिए उनको अवेयर किया जा सकता है, न्यूज़पेपर्स के जरिए अवेयर किया सकता है, डिफरेंट शोज किए जा सकते हैं, जो कि आजकल मीडिया जो है सबसे अच्छा वे है जिसके जरिए हम अपने अवाम को आगाह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें जब आप बाहर निकलें, ठीक है। हामला खवातीन को जो ज़्यादा स्मोकी एरिया है उस जगह नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ स्मोक ज़्यादा है, डस्ट ज़्यादा है। यूजुअली देखा गया है कि रूरल एरियाज में जहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं उन खवातीन में ज़्यादा इंसिडेंस होता है मिसकैरेज का। अच्छा, दूसरी बात, ये प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें ऑलरेडी हमारे फेफड़े जो हैं वो थोड़े डिफरेंट एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है, और उसमें ऑलरेडी हाइपर सिक्रीशन, हाइपरीमिया और म्यूकोज़ल एडीमा की वजह से सांस लेने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। और इस सूरत हाल में अगर ऐसी जगह पे खवातीन मौजूद हों जहाँ पे ऑलरेडी आलूदगी है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ठीक है। और इसमें ये देखा गया है कि मिसकैरेज और स्टिल बर्थ दोनों इनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बर्थ वेट बेबीज, प्रीटर्म लेबर, इन सब का इंसिडेंस ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे मुल्क में लो बर्थ वेट बेबीज़ को हैंडल करने के लिए बहुत अच्छी नर्सरीज मौजूद नहीं है जो कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को कैटर कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए ठीक है डॉक्टर आमना, आपसे भी दोबारा बात करेंगे। अभी माहिर माहौलियात भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू जागो लाहौर, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू।
आपने देखा बाहर कल भी बहुत ज्यादा स्मॉग थी, पहले भी हम लोग बहुत ज्यादा स्मॉग से दो चार हैं और आज भी बहुत ज्यादा स्मॉग थी। क्या क्यों बढ़ रही है ये स्मॉग, इसकी बुनियादी वजह क्या है? स्मॉग की बहुत सारी बुनियादी वजूहात हैं। उसमें जैसे हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, फिर माहौलियाती आलूगी जो है, ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है और व्हीकल्स हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सर्दियों में जब हम खसूसन बात करें कि सर्दियों में ही स्मॉग जो है वो ज़्यादा क्यों होती है, तो उसका एक बहुत मेन प्रोसेस जो है वो ये है कि एक विंटर इन्वर्जन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपके जो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर है, ठीक है, उसके अंदर जो हवा है वो ठंडी और डेंस है। जैसे हम अक्सर खबरों में भी सुनते हैं जी हवा में नमी का तनासुब जो है वो बढ़ गया, तो वो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो बेसिकली उस जगह पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और गर्मियों में ये होता है कि वही हवा जो है वो चूंकि गर्म होती है तो वो राइज अप हो जाती है, लेकिन सर्दियों में चूंकि वो राइज अप नहीं हो पाती तो इसकी वजह से वो एक लिड की फॉर्म इख्तियार कर लेती है और सर्दियों में जो है वो हमें एक डेंस फॉग, और चूंकि उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स और सारे पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं तो वो एक स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेती है और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब हम देख रहे हैं कि लाहौर सर फहरिस्त है, बिल्कुल ये पोल्यूटेड और एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो लिस्ट है उसमें सर फहरिस्त है, नंबर 1 पे है। तो लाहौर में क्या है, क्या वजह है लाहौर में इतनी ज्यादा होने की वजह? बहुत सी मेन वजूहात है, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो तो ये है कि जैसे जैसे लाहौर जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो ऑलमोस्ट जो रेजिडेंशियल एरिया उसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो डेफिनेटली जितने भी फजलात और इस तरह की चीज़ें और एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा हो जाते हैं। फिर एक बहुत अहम फैक्टर एक और ये है कि एक घर में अगर 5 अफराद रहते हैं तो हर फर्द के पास एक अलग गाड़ी है, बजाय इसके कि अगर एक फैमिली जो है वो एक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, तो वो आप देखें कि रिपल इफेक्ट हो जाता है पॉल्यूशन के हवाले से भी। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जिस तरह जैसे जैसे सर्दियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं तो डेफिनेटली जो बर्निंग इफेक्ट्स हैं, मतलब कोल फायर प्लांट्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपके जो आवाम हैं वो लकड़ियाँ जला के और सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपस में मिलके और फिर डेफिनेटली पॉल्यूशन को जो है वो इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर आमना, हम तो इस सूरत हाल से 2-4 रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? खवातीन पहले ही इतनी मुश्किल हालात में होती हैं उस वक्त, उस ड्यूरेशन में, तो उनको ऐसे क्या तरीक़ाकार अपनाने चाहिए कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने बच्चे का भी ख्याल रख सकें? बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली ज़रूरी है, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सजेस्ट किए थे, ठीक है, जो कि जिसमें पॉवर्टी, एजुकेशन, ठीक है, और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है, और टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी, पेरेंटल मोर्टेलिटी, 8 ही थे, ठीक है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट था कि एनवायरनमेंट को बेहतर करना, ठीक है। साउथ एशिया में अभी तक ये गोल अचीव नहीं हो सका, ठीक है, और इसके यही अब ये तो नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री हुकूमती सतह पे इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन हम अपनी ख़वातीन को ये हिदायत कर सकते हैं कि वो बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और बहुत पोल्यूटेड जगहों पे ना जाएं, ठीक है। ज़्यादातर इंडोर्स, अगर कोई भी एक्टिविटी है इंडोर्स करें, और बाकी ये कि in case if there already other risk factors for miscarriage, तो they should consult their doctor as early as possible. तो वो डॉक्टर आमना, वो घर में रह के कौन सी एक्टिविटीज कर सकती हैं, एक्सरसाइज कौन कौन से कर सकती हैं वो लोग? देखिए, प्रेगनेंसी में हम उस तरह की एक्सरसाइजेस जो खवातीन जिम में करती हैं वो तो एडवाइस नहीं करते, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज वो कर सकती हैं, ठीक है। उसके लिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कंटिन्यू रख सकती हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे नफीसा फातिमा आप बताएं कि लाहौर तो सर फहरिस्त आ गया है, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से, आलूदगी की वजह से दमे की बीमारी भी है, फेफड़े भी आपके इफेक्ट हो रहे हैं, आपको दिल का मसला भी हो रहा है। तो किस चीज से हम लैक कर रहे हैं कि हमें पता है इस वजह से ये बीमारी हो रही है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, WHO की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि द ओनली इशू वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, वो यही है कि जब हमें डेथ सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये नहीं लिखा होता
कि लंग्स कैंसर हाँ। या हार्ट अटैक जो है उसकी एक वजह जो है वो आपकी एयर पॉल्यूशन और ये सब कुछ भी है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस क्रिएट करना एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आप आजकल आप देखें कि आंखों की ड्राइनेस और इरिटेशन एंड एस्थमा एंड जैसे आप ऑलरेडी बात कर रही हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ और इवन बच्चों के अंदर ये इशू बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हेल्दी मदर्स होती हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो प्रीमेच्योर जो है वो हो जाते हैं या उनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं अब इनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइजेशन हो भी रही है बिकॉज पहले जो है इस इशू को वो देखी अनदेखी वाला हिसाब होता था और नहीं इतना देखा, लेकिन अब तो आंखों देखी मक्खी निकलना जो है वो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आप बाहर के हालात देखें, आप जैसे ही घर के अंदर से बाहर निकलते हैं फौरन से इचिंग और इस तरह के इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, आपको एलर्जी हो जाती है, आंखों में इतनी ज्यादा बिल्कुल जलन होती है, आजकल आपको ड्राइनेस का skin allergy हो इशू जाती है। बिल्कुल हर एक को है, एवरी और वो सेकंड ज्यादा पर्सन इसी वजह से है। बिल्कुल इसी वजह से ड्राइनेस, इचिंग एंड ये जो आजकल सोर थ्रोट चल रहा है, तकरीबन हर बंदा जो है, बच्चे बूढ़े जवान सब जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं कि गले के अंदर खराश और आजकल तो बहुत कॉमन है और हम वो कहते हैं ना कि वो खुश्क सर्दी की खांसी है। तो ये सारे इफेक्ट जो हैं वो खुश्क सर्दी तो इतने सालों से पड़ रही है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव जो ट्रिगर करने में इशू आता है वो ये है कि स्मोक की वजह से और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से ये इशूज़ बहुत ज़्यादा। तो क्या आपको लगता नहीं है इतने मसाइल जन्म ले रहे हैं तो हमें क्या फ़ज़ाई आलूदगी की इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए? माजरत के साथ, लेकिन कोरोना की इमरजेंसी को भी हमने सीरियस नहीं लिया था। तो इसको लेकिन ये है कि WHO ने ऑलरेडी ही ग्लोबल एनवायरमेंटल इमरजेंसी जो है वो एक नाफिज की हुई है। अच्छा। स्पेसिफिकली जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना वगैरह आते हैं, तो यहाँ जो है वो पिछले कई सालों से और ख़ास तौर पे जो सर्दी का मौसम है उसमें हमेशा ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत बुरा नजर आया। जैसे कि जो लास्ट हाईएस्ट रिकॉर्डेड वाज इन दिसंबर 651, मतलब 0 से 500 तक का इंडेक्स है और उसमें भी आप 651 पे हैं, सो दैट इज लाइक रियली हेजिटेज। तो उसमें ये है कि इमरजेंसी नाफिज तो नहीं उस तरह से आप कह सकते, लेकिन ये है कि अवेयरनेस जरूर क्रिएट की जाए लोगों में जाए तो बिल्कुल हम लोग उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम लोग उसका एहतियात ही नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। डॉक्टर आमना, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर ये पोल्यूशन भी है, ये साथ साथ चलनी है, उसके बाद अगर एक खातून प्रेग्नेंट भी है तो इस दौरान उसको कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो सेहतमंद भी रह सके और इससे बीमारियों से बच भी सके? अव्वल तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। आप हॉट लिक्विड्स ले सकते हैं सूप की फॉर्म में, टी, कॉफ़ी आप एक लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको साथ ही साथ मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं मल्टीविटामिन्स। इसके अलावा बाहर की चीज़ें, स्पेशली चटपटी चीज़ें, दही, भले पकौड़े जो ख़वातीन को यूजुअली आमतौर पर ज़्यादा पसंद होते हैं, और ठंडी चीज़ें ये अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो जितनी आप हेल्दी अपनी डाइट रखेंगी उतनी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, उतनी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी और आप डॉक्टर के विजिट भी कम हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर आमना, आपसे दोबारा बात कर लूँगी मैं। नफीसा, आप बताइए कि हमें एज एन इंडिविजुअल और मुआशरा हमें क्या इक़दामात उठाने चाहिए अपने तौर पर कि ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है इसको कंट्रोल किया जा सके? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर इनफरादी इंसान को जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि और किसी नहीं तो कम से कम अपनी ही फैमिली के लिए हमें एक इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि आप दरख्त लगाएं, ठीक है, आप डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको एक तो एनर्जी प्लानिंग की ज़रूरत है और सेकेंडली आपको एक हेल्दी अर्बन टाउन प्लानिंग की ज़रूरत है। तो जैसे मैं पहले ही बात कर रही थी कि अब इस तरह का माहौल है कि इंडस्ट्रीज़ भी रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं, तो प्रॉपर टाउन प्लानिंग जो है वो नहीं हुई भी। आपके टाउन्स जो हैं वो सेपरेट हों, आपकी इंडस्ट्रियल एरिया सेपरेट हो, आपके हाईवेज प्रॉपरली जो है वो मेंटेन हों और प्लान हों। और जब एनर्जी की बात करते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कोल फायर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा जैसे भट्टे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मौजूद हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, और लाहौर के गिरदोनवा में तो बहुत ज़्यादा है। उनको कहा भी है, हुकूमत की जानिब से तरक्याती काम किए जाते हैं। अगर बात की जाए हुकूमत की तो तरक्याती काम किए जाते हैं, दरख्त काट दिए जाते हैं जो लगाने चाहिए इसकी वजह से। और उसके बाद कहते हैं कि जी भट्टे इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन उसको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी भी अभी तक कन्वर्ट नहीं किया गया, शिफ्ट नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रही? ये वो है कि जैसे हम कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो
शहरियों का भी कुछ कसूर है और कुछ हुकूमत का इस हवाले से है कि अगर आपने तरक्याती काम ज़रूरी हैं, ठीक है, टाउन प्लानिंग के लिए, और जब आप जो है वो नई सदी के अंदर जा रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जितने काटें तो उतने लगाएं भी ज़रूर, ताकि वो एक बैलेंस क्रिएट हो। और दूसरी चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट कि जब एनर्जी की बात की तो आपको ग्रीन एनर्जी और इस तरह की चीज़ों की तरफ जो है वो भी टर्न करना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा काम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे होना शुरू हो गया है और सोलर जो है वो बहुत इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन उसमें ये है कि दरख्त लगाएं, ठीक है, और फिर इसी तरह के जो पॉल्यूटेंट्स और इस तरह की सारी चीज़ें हैं उनसे जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल ऐसे ही है, अवॉइड करना जरूरी है और हमने अपनी जिम्मेदारी समझकर ये चीजें करनी है, हमने किसी के लिए नहीं करना, हमने अपने लिए करना है। डॉक्टर आमना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो स्मॉग और फॉग है, इससे अगर हामला खवातीन को तो असर होता ही है, उन पे इसके मुजरे असरात हैं, एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक जो आम इंसान है उसके ऊपर कितना ये खतरनाक है, उसकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है और क्या करना चाहिए उन्हें? ये फेफड़ों को इफेक्ट करता है बेसिकली। इसमें डस्ट पार्टिकल, स्मोक, जो कुछ भी होता है, आप इनहेल करते हो, आपके लंग्स में ये पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है, वहां से आपके लंग फंक्शंस इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ बीमारियां, जिसमें अस्थमा की बीमारी है, जिसमें ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, बिल्कुल ऐसे ही है, मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले सकती हैं, अस्थमा है, आपके दिल का मसला है, आपके फेफड़ों का मसला हो सकता है, और हमें अपना काम समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर इस काम को सरअंजाम देना है। नफीसा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी और डॉक्टर आमना थी जो हमें बता रही थी कि इस ड्यूरेशन में हामला खवातीन के हवाले से ये कितना मुजरे सेहत है और उनकी सेहत पर ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें टिप्स दी हैं कि हम किस तरह अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। जनाब, अब आपको एक वायरल वीडियो दिखानी है और वो वीडियो क्या है वो मैं आपको बताती चलती हूँ कि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और ये खूबसूरत जानवर वादी हुंजा में पाए जाते हैं, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से ये जानवर नायाब होता जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से गैर मुल्की सयाहों ने वादी हुंजा में बड़ी तादाद में मारखोर देखे हैं, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद है और ये खूबसूरत जानवर नजर आ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक मारखोर की बड़ी तादाद में मौजूदगी अच्छे माहौलियाती निजाम की तरफ इशारा भी कर रही है। अगर किसी ने पाकिस्तान के शुमाली इलाका नहीं देखे या उन्हें ज्यादा मालूमात नहीं, तो वो यही समझेंगे कि यहाँ पहाड़ किसी दूर दराज के इलाकों में होंगे, क्योंकि जब बलोचिस्तान भर में जंगली हयात नापैद हो रहे हैं तो सूबे के सबसे बड़े शहर के करीब मारखोरों की इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी क्यों कर मुमकिन है? मारखोर जंगली बकरे की किस्म का एक चरिंद है जो बलोचिस्तान के बाज इलाकों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, वादी कालाश और वादी हुंजा समेत दीगर शुमाली इलाकों में भी पाया जाता है। महकमा जंगली हयात की कोशिशों की वजह से बलोचिस्तान में मारखोर के तहफ्फुज की एक से जायद कामयाब कहानियां भी मौजूद हैं। तो जनाब, आगे बढ़ना है हमें और बहुत सी बातें करनी है, लेकिन यह वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर आपको जागो लाहौर में खुशामदीद कहती हूँ और इस सेगमेंट में हमने बात करनी है, बहुत ही अहम बात करनी है। पाकिस्तान में आपको पता है कि कम उम्र बच्चों को घर पर मुलाजिम रखना एक आम सी बात हो गई है। इन बच्चों से 24 घंटे हम दर्जनों काम लेते हैं, जूते पॉलिश करने से लेकर घर की हर एक सफाई तक तमाम कामों की जिम्मेदारी इन कमसिन बच्चों पर डाल दी जाती है, इन कमसिन कंधों पर डाल दी जाती है। जिनके वालिदैन गुर्बत की वजह से उन्हें काम पर लगा देते हैं, उनकी तनख्वाह तो बहुत कम होती है, मगर 1-2 साल के एडवांस तनख्वाह उनके वालिदैन को अदा कर दी जाती है कि उनको एडवांस दे दिया जाता है कि 1-2 साल तक बच्चा हमारे पास रहेगा और इस तरह ये बच्चा कहीं भी नहीं जा सकता, उनका गुलाम या मुलाजिम बनकर सिर्फ रह जाता है। यही वजह है कि आए रोज घरेलू मुलाजिम बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद, ज्यादती, कत्ल जैसे अफसोसनाक वाकयात भी सामने आते रहे हैं और हम देखते भी हैं, न्यूज में भी देख रहे हैं, वैसे भी हमारे आसपास इस तरह के वाकयात पेश आते हैं जिनको हम
संजीदगी से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सिर्फ गुज़श्ता एक साल की अगर बात की जाए तो घरेलू मुलाजिम बच्चों पर तशद्दुद और बदफेली के 250 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, और जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते उनकी तादाद तो कहीं बहुत ही ज्यादा है, वो तो नहीं हम देख सकते। लेकिन जो केसेस रिपोर्ट होते हैं इनमें तशद्दुद करने वालों को सजा भी कम ही मिलती है। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि वालिदैन उनसे पैसे लेकर सुलह कर लेते हैं और इस तरह मुलजिम जो है वो आसानी से छूट जाता है। वो पैसे दे देते हैं, ऑब्वियसली वो पैसों के लिए ही काम कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। लेकिन ये अमल बच्चों का भी नापसंदीदा होता है, क्योंकि जुल्म तो उन छोटे बच्चों पर हो रहा होता है। लेकिन सुलह करते वक्त उनसे नहीं पूछा जाता कि हम क्या सुलह कर लें, हम पैसे लेके सुलह कर लें, तुम्हारा क्या कहना है। तो घरेलू मुलाजिम बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा क्यों होता जा रहा है और इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा निम्रा सबाहत हैं, जो माहिर कानून है। निम्रा, मैं आपको खुश आमदीद कहूंगी जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपसे? मैं भी ठीक ठाक। निम्रा, अभी मैंने जो पढ़ा और आपको बता रही थी, मैं नाज़रीन को बता रही थी कि कमसिन बच्चे हम मुलाजिम घर पर रख लेते हैं जी, लेकिन पाकिस्तान में रवाज आम हो गया है घर में, तो हमारा कानून क्या कहता है, इसमें इतनी गुंजाइश है? जी बेसिकली रिसेंटली एक्ट पास हुए डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019, जिसमें इन्हीं इश्यूज की वजह से पिछले दिनों जो जुल्म हो रहे थे कि आपने उस्मा का केस देखा जिसमें उसने मालकिन के प्लेट से खा लिया था तो उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको डंप कर दिया गया था। तो लाहौर हाई कोर्ट की प्रेशराइजेशन के ऊपर असेंबली ने दिस एक्ट वाज पास, और इसमें ये जो बहुत इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि बेसिकली कुछ हद तक मतलब इसको लीगल एक एक्ट के अंदर लेके आया गया, इसकी रेगुलेशन की गई है। तो बेसिकली एवरी फोर्थ पर्सन जो है हाउस में देयर इज अ वर्कर, ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले तो जो हमें बेसिकली जो चीज़ देखनी है कि जो वायलेंस होती है वो कम उम्र के बच्चों में होती है, क्योंकि जो बंदा सेंसिबल है दैट पर्सन वुड ऑब्वियसली रिटेलिएट। अब कम उम्र बच्चा, उसको तो खुद नहीं पता कि उसके साथ वायलेंस हो रही है, चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। तो इसमें एक एज लिमिट रिक्वायर्ड है, यानी कि 15 ईयर्स की एज से लेके 18 तक द पर्सन एम्प्लॉयड कैन डू लाइट वर्क, जिसके अंदर यानी पार्ट टाइम वर्क जिसमें वो पढ़ भी सकते हैं, और 18 एंड अबव दे कैन वर्क फुल टाइम। सो बेसिकली जो एज रिक्वायरमेंट है दैट इज 15 से अंडर अगर कोई भी आप मेड को चाहे मेल या फीमेल आप एम्प्लॉय करेंगे तो यू कैन बी इम्प्रिजेंट, और आपको फाइन भी करना दे सकता है, जो कि 10 to 50,000 एज पर द एक्ट आप पे लागू होता है। दूसरा इसमें जो मेन चीज़ है कि जिसमें अवेयरनेस भी बेसिकली क्रिएट करने की जरूरत है कि नाउ द एम्प्लॉयर बेसिकली जो हायर करते हैं ऐसे सर्वेंट्स को, they have to get into a contract with the workers, जिसमें it will be exactly like जैसे हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं उसमें सिक लीव होती है जो कि इस लॉ में 10 days है, जो हॉलीडेज जिनको दी जा सकती है दैट इज 10 एज पर दिस एक्ट, और फिर सिक लीव और इस तरह की सारी इसमें रिक्वायरमेंट है। फिर टाइमिंग्स कितने हैं कि उनको हफ्ते में एक छुट्टी लाजिम है, उसके अलावा उनकी वर्किंग आवर्स जो है दैट इज 8 पर डे। लेकिन ये आप एक्ट की बात कर रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो एडवांस लेकर 2-2 साल तक बच्चे को छोड़ जाते हैं उधर, जी बॉन्डेड, उसमें तो नहीं होता ना, उसमें लीव कैसे मिलेगी आपको? उसमें यही है कि दिस लॉ इज नॉट फॉर द बॉन्डेड लेबर, दैट इज टोटली लाइक इलीगल। अब उसमें भी आप देखें, नॉर्मली हम अपने सोशल सर्कल को देखें, इस तरह की चीज़ें तब होती हैं जब हमारा मुल्क बहुत गरीब मुल्क है, और ये ऐसा वर्क है जैसे मेड या कोई भी चीज़ ये उनकी ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए ना आपको कोई एजुकेशन और सर्टिफिकेशन है, कोई भी बंदा, और औरतों को तो वैसे इतनी एजुकेशन हमारे मुल्क में नहीं दी जाती। तो अक्सर इस तरह की चीज़ में तभी आते हैं जब उनके पास कोई और सरमाया का नहीं होता तरीका, तो उसमें फिर पेरेंट्स भी बेसिकली फिर उनको कोई भी कर्जा उठाना है, कोई ऐसी मजबूरी आ गई है, इसमें गवर्नमेंट को आना चाहिए, कोई ऐसा फंड होना चाहिए एलोकेट जिसमें कोई भी ऐसे लोगों की मजबूरी है तो गवर्नमेंट उनको वो पैसे दे, रादर देन कि वो प्राइवेट लोगों से और इस तरह अनपेड अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़ दे। तो इसमें गवर्नमेंट नीड्स टू आपने अभी कहा कि ये इलीगल है, जी ठीक है, छोटे बच्चों से काम करवाना, बिल्कुल, हमें पता है कि अगर गैर कानूनी काम होगा फिर उसके नतीजा भी तो गैर इंसानी तशद्दुद ही निकलेगा ना, उसकी सूरत भी ये होगी, तो उसकी सजा क्या होगी? देखिए, अगर तो तशद्दुद होता है तो देन डेफिनेटली यू कमिटिंग, अगर किसी को भी आप तशद्दुद कर रहे हैं तो वो तो आप पे लॉस तो लगेंगे। बट आप ये भी देखें कि ये बहुत कम परसेंटेज है जिधर इस तरह की चीजें होती है। कई लोग बहुत खुश हैं अपने, जैसे कि अक्सर औरतें जो देयर वाज अ केस स्टडी बेसिकली
कि अक्सर औरतें वो करती हैं जिनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिजेस की होती हैं, जिन्होंने बच्चों को पालना है, या जिनके हस्बैंड ड्रग एडिक्ट होते हैं, दे हैव टू गेट, और दे आर वेरी हैप्पी विद एम्प्लॉयज। उनको खाना फ्री मिल रहा है, उनको फूड फ्री मिल रहा है, उनको पेमेंट टाइम से, उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके मालिकन और उनके बच्चे। रेशो बहुत कम है। नहीं, अब रेशो तो इसकी अब बेसिकली जो रिसर्च जो मैं ILO की रिसर्च कह रही हूँ उसमें तो दे आर लाइक मेजॉरिटी दे आर हैप्पी। पाकिस्तान में बात कर रही हूँ, एवरी 4th हाउस में दे आर वर्कर्स एम्प्लॉयड, ठीक है। अब ये चीजें तब होती है जहाँ पे बेसिकली या तो एज बच्चे की कम है, या इसको भी अगर आपने केटर करना है तो इसका लीगल तरीका यही है कि जो इस लॉ के अंदर इंस्पेक्टर्स बेसिकली नॉमिनेटेड है, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी है, जिसमें यू नो कोई भी आपको इशू है वर्किंग रिलेटेड, तो जो मेड्स या सर्वेंट्स हैं वो लोग वहां जाके इस चीज को कर सकते हैं। और इवन यहाँ तक कि इस लॉ के अंदर सर्वेंट का नाम भी कहा गया है कि आप उसको हाउस कीपर कहें या मेड, मतलब यू कैन नॉट यूज द वर्ड सर्वेंट फॉर योर वर्कर, बिकॉज ये भी एक काम है, एक इज्जत का काम है, बंदा एक रोजगारी अपनी कर रहा है, तो उसको डिग्निफाइड तरीके से देखें, अच्छी वर्किंग कंडीशंस दें उनको। अब ये भी लॉ में जरा सा एक लकूना है कि इसको जरा एलैबोरेट करें। अब फूड है कि किस तरह का फूड है उसको भी एलैबोरेट करें। अब जैसे कि वो उस्मा जो केस था, लॉ के हिसाब से वो एज बिल्कुल ठीक थी, शी वाज अराउंड आई थिंक 15 to 18 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड गर्ल थी वो, बट फूड उसको दिया जा रहा था, उसने मालकिन की प्लेट से मीट खा लिया, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर तशद्दुद किया। अब फूड को जो है लॉ में जरा इलैबोरेट करें, वर्किंग कंडीशंस क्या है, यानी कि किस तरह का उनको 24 आवर्स जो स्टे कर रहे हैं उनको सफाई है, उनको खाना किस तरह का देना है, एग्जैक्टली ये जरा इलैबोरेट होना चाहिए। अगर इस तरह के जैसे हमने उस्मा वाला भी केस देखा तो उस पर तशद्दुद भी हुआ, ऐसे भी काफी वाकयात जो हैं वो रूनुमा हुए हैं और रिपोर्ट भी होते हैं, तो इनकी सजाएं क्या होती हैं? एज पर दिस लॉ जो सजाए बेसिकली अगर आपने 12 ईयर्स की एज से बच्चे को कम हायर किया हुआ है जो तो आपको 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और 10,000 मिनिमम से लेके 50,000 तक जो मजिस्ट्रेट है दे कैन फाइन यू। टेक्निकली इतनी सीरियस नहीं, अब इसमें रेप या इस तरह की चीजें इसमें केटर्ड टेक्निकली नहीं है। अच्छा, अब उसमें ये है कि एज या तो देखी जाए, और लेबर इंस्पेक्टर्स है, इसका जो अकॉर्डिंग टू माई जो ओपिनियन है कि लेबर इंस्पेक्टर्स शुड ऑल्सो इंस्पेक्ट ऑन मे बी पीरियोडिकली, जाके देखें कि सही तरीके से काम हो रहा है, कोई वायलेंस तो नहीं हो रही। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हो रही है तो उनके लिए भी जो मेड्स और सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी इजी तरीका हो कि वो ऐसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या ऐसे इंस्पेक्टर्स को अप्रोच कर सकें कि ये इशू हो रहा है। और क्योंकि देखिए हम एक अच्छी लेकिन एक ये भी तो चीज देखी जाती है ना, अगर ऐसा तशद्दुद होता भी है तो उनके घर वाले सुलह कर लेते हैं, देखिए ऐसे लेकर सुलह कर ली। जी, मैं इसी बात पे आना चाह रही थी कि देखिए अगर हमारा भी कोई केस या कोई चल रहा हो तो इवन बेदिया या DHA से हमें आने तक कोर्ट 1,000 या इतने कॉस्ट तो आने जाने का ही कोर्ट का लग जाता है। ये लोग गरीब लोग हैं, हाउ कैन दे अफोर्ड अ लॉयर जो कि 15,000 उनकी जो है कोर्ट फीस है, उसके बाद लॉयर हायर करना, उसके बाद हर पेशी पे जाना, उसके लगता नहीं है ये इस तरह करके वो इजाजत दे रहे हैं कि आप कर सकते हैं? नहीं, उनकी मजबूरी है, वो क्या करें, यानी कि जस्टिस इज एक्सपेंसिव। कई दफा जितनी क्लेम नहीं होता उससे ज्यादा तो आपके कोर्ट में पैसे लग जाते हैं। वो लोग क्या करें, यानी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, उनकी मजबूरी है। वो क्या 20,000 अपनी जेब से, 1 लाख अपनी जेब से कहाँ से वो लाएंगे? तो उनके लिए तो फिर यही ऑप्शन रहता है, और यही नहीं कि वो खुशी से आप बता रही हैं कि जस्टिस इज एक्सपेंसिव, तो फिर गरीब तबका कहाँ जाएगा अगर जस्टिस ही एक्सपेंसिव हो जाएगा? जी, दिस इज वेयर द गवर्नमेंट एंड द कंट्री नीड्स टू कम इन, एंड देयर नीड्स टू बी अ लॉ वेयर दीस सॉर्ट ऑफ पीपल कैन कम डायरेक्टली, और उधर गवर्नमेंट या कोई एंटिटी उसको फंड तरीके से उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे, और ताकि वो इस तरह की चीजों से अपना जस्टिस ले सके, क्योंकि यहाँ देयर इज द पावर गेम हेयर, वो पैसों की बेसिकली इशू है। तो इधर गवर्नमेंट को स्टेप इन आना चाहिए, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जो है वो उनको हेल्प करे और उनके लिए एक लॉयर बेसिकली मुंतखब करे और उनको जस्टिस दिलाए, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है, दैट्स नॉट कि वो खुशी से ये चीज। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी मैं पढ़ रही थी जब, तो उसमें बताया गया कि 250 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं भी होते। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या किया जाए? मतलब वो क्या डर के या हमें जस्टिस नहीं मिलेगा इस वजह से रिपोर्ट नहीं करवाते? जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो देखिए पुलिस से लेके हर जगह पैसे, रिश्वत, और आप ये कि हम जैसे लोग अगर हमें भी कोई केस करना कोर्ट चला है तो हमारे तो आने जाने में जो है वो एक दिन का इतना कॉस्ट, तो ये लोग जो छोटे शहरों से इनको ऑल द वे लाहौर आना पड़े तो वो किस तरह ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं? इसमें यही है कि गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन एंड दे नीड टू प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म वेयर दीज पीपल कैन कम, वो कंप्लेन करें
और उसमें गवर्नमेंट जो है उनकी कॉस्ट उन चीजों का ख्याल करे और उस पर बेसिकली देखे कि कौन से केसेस जो है वो बेसिकली मेरिट पे कि ये सही है या नहीं है। कोई दफा ये भी हो सकता है कि कुछ झूठे केसेस भी बनाए, exactly. उसको उसी लेवल के ऊपर ही उसको इन्वेस्टिगेट करे और फिर आगे जो उनको जेन्युइन केसेस लग रहे हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट खुद जो है वो फाइनेंशियली हेल्प करे ऐसे लोगों। निम्रा, आपके पास किस नौयत के केसेस आते हैं? आप तो माहिर कानून है और आते ही होंगे, तो क्या किस तरह के आते हैं? बेसिकली इसी तरह वायलेंस हो रही है या इस तरह के बच्चों के साथ, जैसे नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उनको इतनी सेंस नहीं होती और यही बॉन्डेड, जिस तरह माँ बाप ने पैसे उठा लिए, उनकी मजबूरी है, बच्चों को उन्होंने वहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें फिर यही होता है नॉर्मली सेटलमेंट की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो फिर आगे उस चीज़ को ना, उनके पास इतने कॉस्ट होते हैं कि वो केस को लेके चलें और फिर और उनके बच्चे भी होते हैं जिनको उन्होंने पालना होता है और देखिए वो लोग खुशी से इस चीज़ में नहीं आ रहे होते, उनकी मजबूरी होती है, एजुकेशन हमारे मुल्क में नहीं है, गुर्बत बहुत ज्यादा है और वो किस तरह कमाएं, यानी कि और कोई तरीका है कि नौकरी इस तरह इसका मतलब है कि उसके घर वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार नहीं कह सकते, मजबूरी है क्योंकि दे डोंट हैव एनी अदर फाइनेंशियल हेल्प, लाइक इफ दे आर गिवन फ्री एजुकेशन व्हाई वुड दे वांट देयर डॉटर्स टू वर्क एज अ मेड? वो अगर एजुकेशन होगी तो वो तो किसी अच्छी जगह पे जॉब करेंगे ना, वो इस चीज को क्यों यानी कि फिर प्रेफर करें? ठीक है, अगर वो कर भी रहे हैं, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि उन पे तशद्दुद क्यों किया जाता है? वो तो फिर वही तो हम ज्यादातर अगर केसेस देखे जाएं तो वो अमीर तबके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ही कर रहे होते हैं। अब अगर हम उस्मा वाली बात कर लें तो उसमें भी जो फैमिली थी वो पढ़ी लिखी फैमिली थी, बिल्कुल, तो उनको कितना समझाने की हम लोग अवेयरनेस की जरूरत है कि आप लोग ये मत करें, आपकी तरफ से तशद्दुद आ रहा है। वो जो उनको तबका है, जरूरत नहीं है, उनको लीगल जो है वो ऑफेंसेस की जरूरत है ताकि अगली दफा वो सोचे। लैक कर रहा है कि अगर हम लोग कानून बना भी रहे हैं फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उस पे। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करे। अभी जो लॉ पास हुई है पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ, दूसरे प्रोविंसेस को भी ये एक्ट पास करने की जरूरत है सबसे पहले, एंड देन इसको स्ट्रिक्टली जो ऑलरेडी ये जो एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए अभी भी जितने भी वर्कर्स उनको पता ही नहीं कि नाउ दे नीड टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उनको ये बताया जाए कि अब आपने जो भी करना है और इसकी कॉपी जो है अपने बेसिकली इंस्पेक्टर को एक कॉपी सबमिट करनी है ताकि उसमें हर चीज क्लियर हो कि जितना काम है उतना ही करवाना, उससे ज्यादा नहीं है। इसका तो अवेयरनेस ही नहीं है, एक जो ऑलरेडी लॉ है उसके बाद ये जो दूसरी लकूनाज हैं जिसमें यही कि तशद्दुद हो रहा है, उसमें हैवी ऑफेंसेस होने चाहिए ताकि देखिए काम करना इसमें बुराई नहीं है, बट इस काम के लिए आपको ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज है कि कोई भी बंदा उस चीज को इस तरह से फायदा नहीं उठाएगा, किसी बेचारे मजबूर बंदा उस पर तशद्दुद किया जाए क्योंकि वो हर कोई अपनी इज्जत की रोटी खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तशद्दुद करना कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका काम है, नौकरी होती है, आप कोई भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, चाहे गरीब तबका हो चाहे अमीर तबका हो, उसमें एक किसी को जात की किसी की नफी ना करें, उनको जात को उनकी पहचानी जाए कि ठीक है ये भी एक इंसान है, अगर हमारे घर काम करने वाली आ रही है, ये काम कर रहा है तो उसकी भी जात है, उसकी भी एक शख्सियत है। बिल्कुल, इस लॉ में बेसिकली जो पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स, इसमें इवन ये भी है कि देयर नीड्स टू बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन एंड द जेंडर। तो बेसिकली आप इसके ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि जी ये हिंदू है या ये ईसाई है या ये लाइक इस पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन जो है आप नहीं कर सकते। तो इसमें ये है कि आप हैवी ऑफेंसेस लाइक गवर्नमेंट जो है दे शुड स्टेप इन टू हेल्प सच पीपल, एंड हैवी ऑफेंसेस होंगे तो लोग डरेंगे। देखिए लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये नहीं कि वो लोग बहुत मुहज्जब हैं, उनके लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो लोग वो करते हुए बात सोचते हैं। एग्जैक्टली, वो डरते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें इसका कोई बड़ा ज्यादा तो फिर वो नहीं करेंगे या हमें जुर्माना पड़ेगा तो हम लोग थोड़ा ना ही करें। एग्जैक्टली, तो एज एन, अगर चले हुकूमती सतह पर तो बात होगी है, अगर एज एन इंडिविजुअल बात की जाए तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या इकदाम करने चाहिए कि हम एज एन इंडिविजुअल अपने माशरे को ठीक कर सकें? उसमें ये कि आप देखिए, ये तो अब आपकी घर की अपब्रिंगिंग है कि आपको किस तरीके से ब्रॉटअप किया गया है कि आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। अभी भी हमारे मुल्क में जैसे रिवाज है, किसी होटल में हम खा रहे हैं तो जो साथ नहीं बैठ के खिला सकते, वही वर्कर जो आपके बच्चों को संभाल रहा है, आप उससे खाने के ऊपर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये तो आपकी अपनी अपब्रिंगिंग है ना कि, और अब काफी अवेयरनेस आ रही है, यानी कि लोग अब wherever we go to restaurants, you should, या तो आप लेकर ही नहीं, लेके आ रहे हैं तो उन्हें साथ बिठा के इज्जत से आप, हम खुद भी देखते हैं कि वो अगर लेकर भी आते हैं तो उनको साइड पे बिठाया होता है और खुद वो फैमिली जो है वो हल्ला गुला कर रही होती है, खाना खा रही होती है। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आपने भी बात की निम्रा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि कॉन्ट्रैक्ट होता है 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
तो ये तो हो गया जो घर पर काम करते हैं। अब हमने देखा है कि रेस्टोरेंट पर भी छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, वर्कशॉप से छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, क्या उन पर भी ये लागू होता है? जी बिल्कुल नहीं, डोमेस्टिक वर्कर्स जो है दैट इज दिस लॉ इज ओनली फॉर द बेसिकली हाउस होल्ड हेल्प। ठीक है, जो आपका दूसरा तबका है जैसे मैकेनिक शॉप, उसमें लेबर लॉज, चाइल्ड लेबर लॉज वो इम्प्लीमेंट होते हैं। दिस लॉ इज ओनली फॉर द डोमेस्टिक वर्कर्स। तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ होता है? उसमें कॉन्ट्रैक्ट का सच नहीं है, ये डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर लॉ है, ये जो पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स है, जिसमें घरेलू वर्क इसमें डिफाइंड इस तरह से किया गया जैसे कि कोई ओल्ड एज पर्सन है उसको बच्चे का देखभाल और घर के जो घरेलू काम वगैरह होते हैं। बट टेक्निकली जो ILO है बेसिकली लेबर जो चाइल्ड लेबर लॉज है उसमें 18 ईयर से अंडर वैसे भी जो है आप हायर नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को, दैट इज बेसिकली चाइल्ड लेबर, क्योंकि उस वक्त उसकी एजुकेशन की एज है और उस वक्त आप उसको काम के ऊपर यानी आप नहीं लगा सकते, वो दैट इज नॉट। बिल्कुल ऐसे ही है। सैयदा निम्रा सबाहत हमारे साथ मौजूद थी, माहिर कानून थी और हमें बता रही थी कि हम किस तरह अपने मुआशरे को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई काम करने वाला है या काम करने वाली है तो उसको एक शख्सियत समझकर उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, उसको ये समझकर नहीं करना चाहिए कि हमारे घर काम करने वाली तो हम इस पे तशद्दुद भी कर सकते हैं, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी जनाब, ऐसा नहीं है, वो भी एक इंसान है, उसके पास भी फीलिंग्स है, वो भी अगर वो काम कर रही है तो वो मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं, वो आपके घर उनका भी बिजनेस है। हम भी जिस तरह नौकरी करते हैं वो भी एक नौकरी ही कर रहे हैं, तो उनको भी इंसान समझकर उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। जनाब रोज हमने आपसे वादा किया है कि आपको एक किताब से तारुफ करवाएंगे आपका, तो रोजाना की बुनियाद पर हम आपका तारुफ करवाते हैं एक किताब से, और आज जिस किताब से आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं उसका नाम है उदास नस्लें। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का वो वाहिद नॉवल है जिसने उन्हें अजीम नॉवल निगारों की सफ में ला खड़ा किया था। कुरतुल हैदर ने इस नॉवल पर चोरी के इल्जामात लगाए थे और सफा नंबर तक के हवाले दिए थे कि अब्दुल्ला हुसैन ने उनके नॉवल आग का दरिया, जिसका हमने आपको रिव्यू भी दिया था, उससे पैराग्राफ चुराए हैं। लेकिन इन इल्जामात के बावजूद उदास नस्लें आजादी के बाद तहरीक किए जाने वाले नॉवेल्स में से सबसे बेहतरीन कहा जा सकता है। दिल्ली और पंजाब के दरमियान एक गांव जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख बसते थे, इकट्ठे रहते थे, इनकी दही जिंदगी की भरपूर अक्कासी की गई है इस नॉवल में। और अब्दुल्ला हुसैन के इंतकाल के साथ ही ये नॉवल एक मर्तबा फिर मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा और इसके एडिशन हाथों ही हाथ फरोख्त हुए थे। जनाब ये नॉवल अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझें कि एक बड़ी अदबी पारे से फैज़याब होने से आप महरूम हो गए हैं, और जरूर पढ़िएगा ये नॉवल, हमने आपको रेकमेंड किया है और अच्छी चीजें ही हम आपको रेकमेंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़कर हमें इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हमारे फेसबुक पेज पर जाके आप हमें इसका फीडबैक दे सकते हैं और भी बता सकते हैं कि हम किन किताबों पर आपको रिव्यू दे। जनाब अब मार्केट का हाल भी जान लेते हैं कि चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंची हैं या थोड़ी नीचे भी आई हैं, तो हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे कि मार्केट का क्या हाल है। लाल लाल टमाटर थोड़े सस्ते हुए हैं कि नहीं हुए, तो बताइए जी। जी बिल्कुल, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में जो है मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और अशिया खुरोनोश जो हैं उनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में भी रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केट कमेटी की जानिब से जो सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं उसमें मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और दीगर सब्जियां जो हैं और सब्ज़ मसाले जो हैं वो सरकारी नरखनामों के बरक्स जो शहरियों को फ़रोग़ किया जा रहा है वो दुगने दामों तक फ़रोग़ किए जा रहे हैं। जबकि घी, चीनी की बात की जाए तो रवां हफ्ते जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत में 29 रुपये फ़ी लीटर का गैर मामूली इजाफा हुआ और कीमत जो है वो 267 रुपये से बढ़ाकर 296 रुपये फ़ी लीटर की गई। जबकि घी जो है वो 10 रुपये महंगा किया गया, 255 रुपये से कीमत बढ़ाकर 265 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। चीनी की कीमतें बदस्तूर जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक शहरियों से वसूल की जा रही है, क्योंकि होलसेल मार्केट में चीनी जो है वो 89 रुपये से लेकर 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ने लगी हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो हैं वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुसलसल इजाफा उसमें देखने में मिल रहा है और 20 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर गोश्त महंगा हो चुका है। जबकि अंडों की कीमत जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कम हो रही थी, एक बार फिर जो है वो उसकी कीमत में इजाफा किया जा रहा है। 148 रुपये फ़ी दर्जन तक फार्मी अंडे जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, 2 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा किया गया। जबकि ब्रायलर गोश्त 2 दिनों में 20 रुपये फ़ी किलो तक महंगा किया गया। और सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो प्याज जो है वो 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है उसकी सरकारी कीमत 80-85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो दर्जा अव्वल का टमाटर है वो 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन जो है वो
350 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक जो है वो 400 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर मौसमी सब्जियों की बात की जाए तो शलजम 40 रुपए किलो, फूल गोभी 40 रुपए, करेले 200 रुपए किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज़ मिर्च जो है वो मुसलसल महंगी हो रही है और 250 से 270 रुपए फ़ी किलो तक शहरियों को फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी जो है वो 300 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। मोंगरे की कीमत जो है वो 130 से 150 रुपए फ़ी किलो तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ओपन मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि साग जो सर्दियों का सब्ज़ी है इसकी कीमत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और शहरी साग जो है वो 30 से 40 रुपए फ़ी किलो तक ख़रीद रहे हैं। चीनी जो है वो 100 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में रवा हफ्ते गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ब्रांड्स और कंपनियों की जानिब से जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया। कुकिंग ऑयल जो है वो 296 रुपए फ़ी लीटर तक शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड के जो घी हैं वो 265 रुपए से 270 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने देख लिया कि मार्केट की क्या सूरत हाल है और उस हिसाब से आप अपना वॉलेट में पैसे लेके जाइएगा, वहां पर जाकर आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। ऑब्वियसली कुछ पता नहीं चलता कब मार्केट का कीमतें ऊपर पहुंच जाती हैं, कब नीचे पहुंच जाती हैं, तो उस हिसाब से आपने ग्रोसरी करने जाना है और भी बातें करनी है, बहुत से अहम इश्यूज डिस्कस करने हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जनाब, अब हमने बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट और लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए खास तौर पर ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस सेगमेंट में मिलने वाली है और फैशन की दुनिया से बात हमने करनी है। और आपको पता है कि मौसम सरमा शुरू हो चुका है और सर्दी बढ़ती जा रही है और शादियों का सीजन भी हमारे सर पर है। तो ऐसे मौसम में हमारी स्किन को तरोताजा और फ्रेश कैसे रखें हम और चेहरे की रौनक कैसे बरकरार रखी जाए, एक अहम मसला बनता जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब मौसम सर्द होता है तो आपकी स्किन और बालों से मुतालिक बेशुमार आपके मसाइल जो है वो जन्म ले लेते हैं। आपको खुश्की हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं और ड्राई हो जाती है, जिसमें खुश्क जल्द और एलर्जी जैसे मसाइल भी सरे फहरिस्त होते हैं। इसके साथ साथ बालों की खुश्की का भी सामना रहता है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है, मुझे भी बहुत ज्यादा है और ये हम जानेंगे हमारी जो आज के एक्सपर्ट्स हैं उनसे। और सर्दी में बाल बेरौनक और खुरदरे भी हो जाते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों के भी होंगे और आपके भी मसाइल हम इनसे डिस्कस करेंगे। पिछले चंद सालों के दौरान जिस कदर तेजी से बालों को रंगने का रवाज मकबूल हुआ है, इतनी ही तेजी से इसके तरीके दरियाफ्त किए गए हैं, जिनमें से कुछ तरीके बालों के लिए इंतहाई खतरनाक भी साबित हो रहे हैं, जिससे बालों का गिर जाना या सफेद हो जाना एक मसला बन चुका है। तो आज हम बात करेंगे मौसम सरमा में स्किन की हिफाजत कैसे की जाए और अपने चेहरे को किस तरह फ्रेश रखा जाए, और बालों की खुश्की के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह खत्म की जा सकती है और कौन कौन से नए ट्रेंड्स हैं बालों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं शीबा गयास हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा नाज जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। जनाब, दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इन दोनों से तो मैं तो बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाली हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स इनसे पूछने वाली हूँ। तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज का सेगमेंट है वो खवातीन के लिए, खास तौर पर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले शिबा से स्टार्ट करते हैं। शिबा, आप बताइए, कलर एक्सपर्ट हैं आप, हेयर एक्सपर्ट हैं, तो किस तरह के कलर्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं और बालों को किस तरह हम डैमेज होने से बचा सकते हैं? पहले तो ये कर लेते हैं कि बालों को किस तरह डैमेज होने से बचा सकते हैं। ओके, एक्चुअली कौन से कलर्स मार्केट में आ रहे हैं, हाँ। कौन सी टेक्निक हम लोग फॉलो करते हैं हेयर उन कलर्स को लाने के लिए बालों में, सेकेंडली डैमेज कैसे, ये एक ही सीक्वेंस में हम बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि जिस तरह मेरे पास बीइंग अ हेयर टेक्नीशियन, क्योंकि मैंने हेयर का पूरा जो जितना स्टडी किया हुआ है, पाकिस्तान में जितना भी जब भी मेरी अपनी क्लाइंट से डिस्कशन होती है, वो क्या करते हैं, वो अपने बालों को एक होता है आपकी करंट सिचुएशन, ठीक है, उसको इग्नोर करते हुए जस्ट वो पिक्चर लाते हैं, कहते हैं हमें ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। अब होता ही है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम सैलून्स जो कि पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि वो ये कलर ले आएं। उस कोशिश में क्या करते हैं, वो हाई केमिकल प्रोसेस और हाई केमिकल स्टेप्स से वो गुजरते हैं और बाल क्या होता है, वो बजाय अच्छा होने के पहला दिन जब हम लोग जब भी किसी सैलून पे आप कलर करवाते हैं, कलर होता है, ग्लॉसिंग होती है, जब तक वो ग्लॉसिंग 2-3 दिन तक रहती है आपका बाल सॉफ्ट और शाइनी रहता है, लेकिन बाद में जो कि इतना हाई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो बाद में पोरस और ड्राई और डैमेज होना शुरू हो जाता है।
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपने कोई भी अपने बालों में टेक्निक लेनी है, जिस तरह आजकल टेक्निक्स हैं, बालियाज चल रहा है, उम्रे, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि बालियाज जो है उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हम एक जर्नल से मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बता देती हूँ। हमारे जो टोटल बाल हैं वो 10 लेवल्स के बाल होते हैं, ठीक है। बालियाज का कोई भी शेड लाने के लिए हमें 10 लेवल तक हाई ब्लीच अपने बालों को करना होता है। एशियन बाल देखिए, जो ब्रिटिश बाल होते हैं या फॉरेनर या जो आप कह लें कि इंग्लिश हेयर होते हैं, वो लोग ऑलरेडी 7 लेवल पे होते हैं, तो 7 से 10 तक उनके बाल लाना इजी होता है। तो वो बहुत लाइट कलर, ऐश में, बहुत ऐश की बहुत लाइट कलर्स में जाना उनके लिए ज़्यादा इजी होता है। हम लोग जो एशियन बाल हैं हम ऑलरेडी 3 नंबर पे हैं। अब 3 से 10 तक एक सिटिंग में जाना पॉसिबल नहीं है। क्लाइंट एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आज सैलून की चेयर पे बैठी हूँ तो मेरे कोई अगले 5-6 घंटों में मेरा बाल 3 से 10 लेवल पे आ जाए। अब प्रॉब्लम ये है, मेरा ख्याल है कि हमें बीइंग अ सैलून ओनर हमें एजुकेट भी करना चाहिए, जिससे मैं अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करती हूँ कि 1 सिटिंग में इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जो लोग अपने आप को नॉर्मली होता है कि नहीं हमने 1 सिटिंग में अपने आप को 10 लेवल पे लाना है, तो क्या होता है, सैलून वाले ना चाहते हुए भी बाज़ दफ़ा फॉर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन या ये कि हमने एक दिन में रिजल्ट दे दिया है, वो उसको हाई लेवल की ब्लीच करते हैं, एक दिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अब बालों को आप इतना ज़्यादा अंडर प्रोसेस कर लोगे तो क्या होगा, वो ड्राई होगा, उसका क्यूटिकल फट जाएगा, कॉर्टेक्स तक डैमेज हो जाएगा। अब करवा लिया, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में सिटिंग्स का रिवाज नहीं है। यहाँ पे 1 डे में ही आप चाहते हो कि मैं गई हूँ तो मेरे लो लाइट्स भी हो जाए, मेरा कलर भी हो जाए, ठीक है। अब अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, गए हैं तो बस गए हैं, लेके गए और इस जैसा हमने बनकर आना बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें 2-3 बातें बताऊंगी कि अगर आपने अपना हेयर की कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सबसे पहले आप में बॉक्स डाइस जो हैं उसको थोड़ा आप अवॉइड करें। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी उस्मा की तरफ चलते हैं। उस्मा, सर्दियां हैं और स्किन के बड़े मसले होते हैं, तो कितना जरूरी है सर्दियों में अपने स्किन को हाइड्रेट रखना और किस तरह हम रख सकते हैं? जिस तरह से सीजन चेंज होता है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और क्योंकि अब तो हमारी एनवायरनमेंट, पोल्यूशन वगैरह ये सब चीज़ों जैसे ये चीज़ें ज़्यादा स्वेयर होती जा रही हैं। जो पहले प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, ड्राइनेस वगैरह, अब वो जिनकी नॉर्मल स्किन भी होती है उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि मैं तो गर्मी भी और सर्दियों में दोनों ही कहती हूँ मॉइस्चराइज यूज़ करना, लाइक रात में भी मॉइस्चराइजर यूज़ करें, दिन में भी यूज़ करें। और यहाँ पे बस थोड़ा सा ये ख्याल करना कि फेस मॉइस्चराइजर, पाकिस्तान में मेजॉरिटी मॉइस्चराइजर्स वो हैं जो कि बॉडी मॉइस्चराइजर्स हैं। तो बॉडी और फेस का टोटली डिफरेंट होता है, तो आप कोशिश करें कि आप स्पेसिफिकली फेस मॉइस्चराइजर लें। यहाँ पे लोगों को नहीं पता है कि उस पे अपने हाथों में मल लिया, मुंह पे भी मल लिया, वही फुल बॉडी पे भी वही चल रहा होता है सब कुछ। तो बस इस चीज का ख्याल करना चाहिए, इसको ध्यान रखना चाहिए। आपकी बॉडी के लिए अलग है और आपके फेस के लिए अलग है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो क्या आजकल नई चीजें आई हुई हैं, फेशियल्स भी हैं, हाइड्रा फेशियल्स भी हैं, तो कितने इफेक्टिव हैं और कितनी उसकी डिमांड है? एक्चुअली ये फेशियल्स आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में ना एक कॉम्प्लेक्शन वाला कॉम्प्लेक्स है कि यार जब जा रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो हमें रिजल्ट दिखना चाहिए, एकदम से फेयर होना चाहिए सब कुछ। तो हाइड्रा फेशियल वगैरह ये आपको फेयर नहीं करते, ये सिर्फ आपको हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। तो इसमें आप में बस ये होगा कि आपकी स्किन हेल्दी फील करेगी, मॉइस्चराइज होगी तो थोड़ी सी ग्लोइंग होगी। तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे कि आप ऐसे से ऐसे ड्रास्टिक चेंज आए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अभी वो शीबा बता रही थी कि पिक्चर लेके आते हैं तो हम लोगों को सिर्फ यही बनकर जाना है। कतरीना की लेकर आया है तो हमने कतरीना ही बन के जाना है। तो शीबा, क्या कहेंगी आप, किस तरह, अब सर्दियों की बात ही हम कर रहे हैं, तो सर्दियों में किस तरह हम अपने हेयर जो है वो फिजी हो जाते हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है, किस तरह केयर कर सकते हैं हम? देखिए, इसमें ये 2 तरह की केयर्स होती हैं। एक सैलून लेवल की केयर होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहे होते हैं। आप अच्छे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आप लें। सेकंड बात होती है कि आपकी होम केयर आ जाती है। आप घर में क्या जो है किस तरह ख्याल रख सकते हैं। घर में सबसे पहला बेसिक ये सर्दियां हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं एक रूम टेम्परेचर पानी के साथ अपने आप को शावर देना या सर्द होना। हम बहुत गर्म पानी से अपना सर जो है वॉश कर रहे होते हैं। मैं अगर शिवा आपको बताऊं तो जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं मेरे सर में डैंड्रफ के पैचेस बन जाते हैं। बिल्कुल। और वो मतलब मैं अगर हाथ भी लगाऊं तो वैसे नीचे स्नो की तरह गिर रहे होते हैं कि मरी में आ गई और वो बर्फबारी हो रही है मेरे सर से। क्योंकि पता उन्हें इसका रीजन यही है, देखिए सर्दियों में हमारी रूटीन भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। पहले ये कि गर्म पानी से हम लोग शावर ले रहे होते हैं। सेकंड बात ये हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है। ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होगी, ड्राइनेस आपका जो है बन जाता है। और थर्ड ये है कि हमारी अब जो कि हम लोगों ने स्टाइलिंग भी करनी होती है। हम लोग हीट बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में लोगों को एक स्ट्रेट बालों का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। जिनके स्ट्रेट थोड़े से भी लाइट फिजी हैं तो वो आयरन कर करके अपने बालों को जो है वो
ड्राइनेस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। अच्छा। ऑयलिंग आप करें, ऑयलिंग का एक दफ़ा पहले भी मैंने शो में बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि ओवरनाइट ऑयलिंग आपके लिए नहीं अच्छी है। ये एक मिथ है, लोग कहते हैं रात को लगाओ और सुबह धो दो, उससे आपके सारे जितना भी ऑयल फॉलिकल है वो आपका ब्लॉक हो जाता है और बाद में वो आपको डैंड्रफ की तरफ लेके जाता है। 30 मिनट्स या मैक्सिमम 40 मिनट्स आप अपना ऑयल का जो है अपने हेड का मसाज करें, उसके बाद आप नीम गर्म पानी से आप उसको वॉश कर दें घर में। और इसके अलावा आप एलोवेरा, आपको पता है ये इसका प्लांट तो हर घर में होता है, एलोवेरा आप अप्लाई अपने कर सकते हैं। आप अगर खाने में आपका अगर जिंक प्लांट नहीं है अगर एलोवेरा का, तो आप वो जो दूसरी पैकेट में वो जो ट्यूब में मिलती है वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको नर्सरी से मैक्सिमम 30 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का एलोवेरा का पौधा मिल जाता है। ठीक है, देखिए अब आपने या तो आप 6000 का मास्क खरीद लें या आप 50 रुपए का एलोवेरा का पौधा ले लें। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। रिजल्ट ऑब्वियसली जब ऑर्गेनिक आप डायरेक्ट अप्लाई करें। इसके अलावा एक और जो मैंने यहाँ पे देखा है, ऑयल का यूजेज क्या होता है, अक्सर मैं ग्रुप्स में देख रही होती हूँ या मुझे भी क्वेरीज आ रही होती हैं, हमें कोई ऑयल बता दें या मेरी फ्रेंड ने 4 मिक्स ऑयल करके किया तो उसको बड़ा अच्छा। देखिए हर एक की बॉडी हार्मोन्स, उनकी बॉडी की जो हिद्दत है वो डिफरेंट है। आप सेम ही फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको, हो सकता है जब तक मैं आपकी स्कैल्प को देखूंगी आपका फार्मूला डिफरेंट है, आपकी ईटिंग हैबिट डिफरेंट है, आपका रूटीन डिफरेंट है, हो सकता है उन 2-3 ऑयल के मिक्सचर में से एक वजह बन रहा हो आपकी डैंड्रफ का या आपका हेयर फॉल का वजह बन रहा हो। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जो किसी और को कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वही आपको सूट करेगा। गो फॉर कंसल्टेशन। आप हेयर कंसल्टेशन के लिए ज़रूर जाएं, आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं अगर आपको प्रॉब्लम है। शुरू में आप अपना केयर करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है अभी बात आपके कंट्रोल में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका या ईटिंग हैबिट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ओमेगा 3 आप अपना बढ़ा लें, आप जिंक, ऐसे जो चीज़ें जिसमें जिंक है आप वो खाना शुरू कर दें और योगर्ट का इस्तेमाल आप करें, क्योंकि हम लोग इतने हैवी नट्स भी आप ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आप दिन में एक मुट्ठी के बराबर क्वांटिटी। हमारे यहाँ होता है कि जब खाना खाया जाता है तो इतनी बड़ी ट्रे होती है, तो बस खा रहे हैं तो बस फिर हम खा ही रहे हैं। घर में अगर किसी ने गलती से मूंगफली ले आए तो पूरा बैग आएगा, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा हमने उसको छोड़ना है। ऐसे ही है। तो ये चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपके पास आते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के, मेरे ख्याल से नौजवान नस्ल में बहुत ज्यादा एक्नी प्रॉब्लम भी हो गई हुई है, वो किस वजह से है और खास तौर पर सर्दियों में बहुत ज्यादा एक्नी निकलती है? एक्नी के डिफरेंट रीजंस होते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल होती है, हार्मोनल होती है, आपकी डाइट की वजह से होती है, इनटेक आप जो ले रहे हैं, तो ये डिफरेंट, अगर एज पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को 14-15 से स्टार्ट होती है, 20 तक वो नॉर्मल हो जाती है, कुछ लोगों को बाद में स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें और कुछ नहीं, सर्दियों में ज्यादा इसलिए शायद होती है कि पोर्स वगैरह आपके क्लोज हुए होते हैं, कंस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं। किस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि भाई आज मैंने फेशियल ये करवाना है और मैं आज गोरी होकर जाऊंगी, या डिमांड्स आती है ना आपके पास, किस तरह की डिमांड्स आती है? यही होता है कि रिजल्ट चाहिए, जब वो यहाँ से उठ के जाए ना तो वो एक खास सा रिजल्ट, मतलब ये नहीं कि जिस तरह से वो आए तो चेंज आना चाहिए। लड़कियां ही आती हैं या लड़के भी है? नहीं, सब है, दोनों आ रहे हैं और सेम डिमांड के साथ आ रहे हैं। सेम डिमांड के साथ, तो वो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस और ये सब बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा। तो शीबा, कौन कौन से कलर्स चल रहे हैं सर्दियों के हिसाब से, हेयर कलर्स? देखिए ये डिपेंड करता है, आजकल तो सब चीजें चल रही है। वन कलर टोन भी बहुत इन है। वन कलर अगर आप रखते हैं एज पे, आपके कॉम्प्लेक्शन पे, उसके मुताबिक डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा बालियाज में भी, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लोग आ जाते हैं बहुत वाइटिश ऐश टोन में जाना चाह रहे होते हैं। अगर देखें, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी येलो है, ठीक है, येलो की टोन में आ रहा है, और अगर आप उसको बालों को भी येलो कर देंगे तो क्या होगा कि आपका फेस बहुत बड़ा लगेगा और एज आपकी ज्यादा लगने लग जाएगी और आपका कॉम्प्लेक्शन उसको मजीद डल कर देगा। तो ये कलर कॉम्प्लेक्शन को देख के वन टोन भी आपकी चल रही है, ऐश टोन्स भी आपकी चल रही हैं, कैरेमल्स भी चल रहा है। इट्स ऑल डिपेंड कि लोग क्या चाह रहे हैं उनकी। सेकेंडली कलर सिलेक्शन आपके प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। ये काम होता है कि हेयर जो भी स्टाइलिस्ट है उनका काम होता है कि हम लोग, यानी अगर मेरे पास कोई आता है, मैं हमेशा कोशिश होती है मैं उनको गाइड करती हूँ कि ये वाला आप टेक्निक ले लें, यानी बालियाज की टेक्निक लें, ओम्ब्रे लें, लो लाइट्स टेक्निक ले लें। बाज़ दफ़ा क्लाइंट जो हैं वो हमारे पास आते हैं और पिक्चर्स लेके हमें ये वाला कलर चाहिए, हेयर कंडीशन उसको मैच नहीं करती है, तो फिर उसके बाद हमारी फर्दर डिस्कशन होती है। अगर बहुत एक ड्राई और डैमेज बाल मेरे पास आ जाएगा और मुझे कहेगा कि मुझे फर्दर इसके अंदर और ऐश या मुझे और लाइट टोन जाना है, तो पहले तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि भाई यू नीड टू स्टॉप, अदरवाइज ये 2 दिन के शौक के पीछे ना 4 दिन आपके 4 बाल भी नहीं रहने लगे हैं। तो मुझे सिर्फ ये है कि लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि, और इसके अलावा जो है अच्छा प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले लेते हैं कोई भी, मैं ये कहती हूँ अगर आप इवन वन कलर भी, लोग समझते हैं कि हम वन कलर ले लिया तो दैट्स इट, इसमें हमारा डैमेज नहीं, ऑब्वियसली एक केमिकल प्रोसेस लग रहा है।
अगर आप कोई भी ब्लीचिंग के प्रोसेस से जा रहे हैं तो प्लीज आप हेयर मास्क घर में शिवा, जरूर यूज करें। आजकल वो भी हेयर कलर्स आ गए हैं, फैशन कलर्स जो जो 3-4 दिन बाद आप इतना पैसा लगाते हो लेकिन 3-4 दिन बाद वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या हम ऐसा क्या करें कि हमारे वो परमानेंट रहे भी और हमारा शौक भी पूरा हो? मतलब 3-4 दिन बाद हमारा शौक पूरा नहीं होता और वो खत्म हो जाता है। अच्छा देखें, जो 3 से 4 दिन की बात कर रहे हैं वो फैशन कलर्स आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेरी होते हैं, जो कि स्प्रेज में आते हैं। अगर आपके हाई लिफ्ट कलर्स हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट आपके बालों में या तो वो चढ़ा दिए जाते हैं, और जो फैशन कलर्स जिसके स्ट्रीक्स या कोई भी हम लोग लेते हैं उनके वॉशेस पे डिपेंड करता है। 20 नॉर्मली उनका जो टाइम होता है वो 23 वॉश होता है, ठीक है। अब पाकिस्तान वॉश के अलावा आपका एटमॉस्फेयर आ जाता है, आपका मौसम आ जाता है और आपका यूजेज ऑफ शैम्पू हो जाता है। हमारे यहाँ जो शैम्पू यूज़ किए जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सल्फर फ्री की तरफ नहीं अभी कन्वर्ट हो रहे हैं। लोग कहते हैं क्यों हम इतना महंगा शैम्पू लें, क्यों इतना कंडीशनर है। भाई आप अच्छा चीज़ अगर लेंगे तो वही चीज़ लॉक करेगी आपके कलर को। तो इसमें ये होता है कि आपको अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर और हेयर मास्क यूज़ करेंगे तो वो वॉशेस से ज़्यादा हो जाएगा। और फैशन है, फैशन के लिए आपको पे तो करना पड़ेगा। ऐसे ही है, पैसे लगाने पड़ते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं, पैसे, और क्योंकि आप ही खूबसूरत नजर आएंगे जनाब। आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी तो आप खूबसूरत नजर आएंगे जहाँ मर्जी चले जाए। उसमें कितना जरूरी है हमारे लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ऑब्वियसली उसने पूरी एक स्टडी की होती है। हम लोगों को कह देते हैं ये क्रीम लगा लो, ये कर लो, एक्नी ठीक हो जाएगी। कितना जरूरी है हमारे स्किन के लिए? एक्नी वगैरह मैं नहीं रिकमेंड करती कि फेशियल्स वगैरह आप सैलून्स वगैरह पे ठीक हो सकती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एक्नी आपको ऑलरेडी हुई हुई है, उसके बाद जाके आप फेशियल्स करा रहे हैं, आप ब्लीच करा रहे हैं, तो आप उसके लिए आप स्कारिंग कर रहे हैं। लाइक जो एक्नी पोर्स आपके ओपन हुए हुए हैं तो आप उसके ऊपर केमिकल्स यूज करके तो आप उनको परमानेंट कर रहे हैं और अपनी स्किन के साथ आप बहुत बुरा कर रहे हैं। तो इसलिए पहले आप एक्नी ट्रीट कराएं और उसके बाद आपने जो करना है आप वो करें। तो कितने फेशियल्स हैं ये इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट के? उसमें हाइड्रा फेशियल भी है और भी फेशियल्स हैं? कर तो रहे हैं लेकिन मैं उन चीज़ों को इतना नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आता है वो आपको पे कर रहा है और जब उसको लग रहा है कि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो वो फिर से खुश नहीं होता कि हाँ कि भाई आपने मैंने इतना पे किया और मुझे तो कोई चेंज ही नहीं फील हो रहा। तो उनको ये बात समझ नहीं आती, चीजें होती हैं। हाँ नहीं, और ये बात है कि आपको इस टाइम फेयर नहीं करना, हमारा मकसद आपकी स्किन को हेल्दी करना है। एग्जैक्टली, तो उसे हाइड्रेट करना है, उसको आपने क्लीन करना है, उसको इग्नोर किया हुआ है, आपके पोर्स खुल गए, उसको टाइम टेकिंग लगती हैं चीजें। तो आप क्या कहेंगी कि घर में रहकर अगर कुछ लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते डॉक्टर के पास जाना, वो घर में रह के किस तरह, क्या रूटीन उनकी होनी चाहिए, मॉर्निंग रूटीन किस तरह अपना स्किन को साफ रखे? रात की क्या ज्यादा जरूरी, मेरे ख्याल से रात की बहुत इंपॉर्टेंट क्या होनी चाहिए? सीरम्स वगैरह आप यूज करें। आप एक एज के बाद आपको सीरम्स करने चाहिए कि आप एंटी एजिंग की तरफ जा रहे हैं या कुछ, आफ्टर 25 आप सीरम्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो सीरम्स रात के टाइम जब आप सबसे पहले, और सीरम होते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में वाटरी होते हैं, तो सबसे पहले आप सीरम यूज करें, उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर यूज करें, उसके बाद अगर कोई आप अच्छी नाइट क्रीम विदाउट स्टीरॉइड्स, हेल्थ मतलब ये आजकल स्टीरॉइड्स वाली नाइट क्रीम्स बहुत ज्यादा की, तो वो नहीं, तो मॉइस्चराइजर के बाद अपनी नाइट क्रीम अप्लाई करें और मॉर्निंग में मॉइस्चराइज करें, क्लेंजिंग के बाद मॉइस्चराइज करें और सन ब्लॉक, बस। उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ कर लें, लेकिन मॉइस्चराइज एंड सन ब्लॉक मस्ट है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल चीज है मेरे ख्याल से हमारे मेकअप में। लोग इस चीज को समझते नहीं है, नहीं समझते। और स्पेशली हमारी औरतें वो कहती है तो हम तो घर में ही हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो ये जो रेज पड़ रही है ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी मेरे स्किन को। तो क्या हमें स्क्रबिंग रोज करनी चाहिए? नहीं, स्क्रबिंग आपकी स्किन के लिए, एक्सफोलिएट करना ये आपकी स्किन के लिए डेली नहीं अच्छा। तो मैं आपको मंथली रिकमेंड करूंगी, डेली नहीं। अच्छा, मंथली एक दफा? हाँ। और फेशियल्स एक महीने में कितने लेने चाहिए? 1 से 2, ज्यादा नहीं, अगर आप ज्यादा हार्श नहीं ले रहे। अच्छा, स्क्रबिंग में ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि स्क्रब्स में डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं, कुछ होते हैं बहुत ही हार्श से होते हैं, कुछ बहुत स्मूथ होते हैं। स्मूथ आप वीकली यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जो हार्श होते हैं ना, वो आपकी स्किन को मतलब डेड स्किन रिमूव करने के साथ आपकी जो हेल्दी स्किन है, नेक्स्ट लेयर है, उसको भी डैमेज कर रहे होते हैं। तो ये हार्श फेशियल्स जो होते हैं जिनमें स्क्रबिंग बहुत वो स्ट्रॉन्ग होती है इस तरह से, तो वो थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी स्किन है जनाब, अपनी स्किन समझ के किए, वैसे नहीं किए कि किसी और के कर रहे हैं और आपने बस लगे हुए हैं। शिवा, आपने बताया कि शैम्पू भी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है चेंज करना। बिल्कुल चेंज करना, और ऐसे शैम्पू जिसमें केमिकल प्रोडक्ट्स बहुत कम है, जैसे सल्फर फ्री शैम्पूज हैं,
वो अगर आप यूज़ कर लें तो वो भी आपकी जो डैंड्रफ है वो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। और जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं ये बहुत छोटी सी हैं और मैक्सिमम अगर ये सिर्फ आप इस रूटीन को 1 वीक भी फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी आपको 70% आपको डिफरेंस वहीं से पता चलना शुरू कर देगा। बहुत सी चीज़ें जो हम घर में रहते हुए ठीक कर सकते हैं, बजाय ये कि हम लोग वेट करते हैं जब आखिरी जब डैंड्रफ हमारे बिल्कुल बालों के नीचे टिप्स तक आती है, फिर कहीं जाके हम कहते हैं अच्छा दिस इज द टाइम टू गो टू डर्माटोलॉजिस्ट और दिस इज द टाइम टू गो टू हेयर स्टाइलिस्ट, ठीक है। तो हमें द मोमेंट शुरू में आप 1 वीक करें, अगर 1 वीक स्टिल अगर आपको लग रहा है आपका प्रॉब्लम अपनी जगह है तो फिर ये टाइम हो जाता है कि जब आप किसी को विजिट करना जरूरी है। ठीक है, तो हमें शिबा आप क्या कहेंगी कितनी देर बाद हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए बालों का? देखिए अगेन डिपेंड करता है बालों की कंडीशन पे, लेकिन अब जिस तरह पाकिस्तान में जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है हमारी हाई ट्रीटेड बालों का, तो आपको एक अच्छा प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको महीने में मिनिमम किसी अगर सैलून पे आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक दफ़ा तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इतना ड्राई सीज़न बहुत ड्राई है। हम लोग घर पे एप्लीकेशन मास्क की प्रॉपर करते नहीं है और मैं बार बार उनको कहती हूँ प्लीज़ 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 थोड़ा आप अगर इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 हज़ार स्पेंड करेंगे तो अगले 4 महीने बाद आपको 20-25 हज़ार एक ही दफ़ा किसी ट्रीटमेंट के लिए स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसे बचाते जाते हैं पर एंड में जाके हम 6 महीने बाद जब बिल्कुल ड्राई और बालों की कंडीशन बुरी हो जाती है फिर हम जब बैठते हैं वर्स्ट होती है तो फिर भागते हैं कि फिर जब आप भागेंगे तो तब भी आपको मिनिमम 20,000 तक कोई जिस तरह कैरेटिन ट्रीटमेंट आजकल बहुत फेमस हो रहा है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट। लेकिन डोंट गो फॉर चीप प्रोडक्ट, डोंट गो फॉर अक्सर लोग अगर मेरे पास भी आते हैं कि जी ये वाला प्रोडक्ट जो है जिसका मैं रिकमेंड करती हूँ कोई 2-3 प्रोडक्ट्स कि आप ये वाले मार्केट से बाय कर लें ये आपके लिए बेहतर है, तो कहते हैं नहीं वो एक उससे हाफ प्राइस पे वो एक और जगह पे हमें मिल रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ले लें जिससे कम से कम आपको फायदा तो हो, बजाय बाद में आप 2 छोटे लो क्वालिटी के लें फिर तीसरा सेट जाके आपको महंगा लेना ही पड़ता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। हमारे साथ शिबा गयास और उस्मा नाज मौजूद थी, एक थी डर्मेटोलॉजिस्ट और एक थी हेयर एक्सपर्ट। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह हम अपने हेयर्स को संवार सकते हैं और स्किन को किस तरह हम सर्दियों में खास तौर पर अच्छे तरीके से फ्रेश रख सकते हैं। जनाब मुश्किल नहीं है, आप एक दफा अगर पैसा लगा लेते हैं तो वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। तो आप अपना समझ के अपनी शख्सियत को निखारने के लिए अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर एक्सपर्ट के पास चले भी जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं। मुझे तो बहुत अच्छी टिप्स मिली हैं, आप भी यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस हमारे सेगमेंट से और आपको पसंद आया तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। जनाब आपने बहुत से म्यूजियम देखे होंगे, आसपास बहुत से म्यूजियम, लेकिन आज जो हम आपको म्यूजियम दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब है। तो हम म्यूजियम की बात कर रहे हैं और वो म्यूजियम कहाँ है वो मैं आपको बताती चलूं कि नीदरलैंड के शहर में कॉर्पस म्यूजियम दुनिया का पहला इंसानी हयातियाती म्यूजियम है। यहाँ इंसानी जिस्म की अंदरूनी हालत एक बड़े कमरे की तरह दिखाई देती है। म्यूजियम ने अपना सफर 2006 में अ जर्नी थ्रू द ह्यूमन बॉडी के नाम से शुरू किया था। मलका बेट्रिक्स ने कॉर्पेक्स म्यूजियम का इफ्तिताह किया था। और अब हमने बात करनी है बागों के शहर के हवाले से कि वहां की खूबसूरती कहां गई है और कचरा कुंडी क्यों बन गया है। लाहौर की सफाई के हवाले से बात करनी है कि इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली डेडलाइन गुजर चुकी है। कल उसका आखिरी दिन था, लेकिन अभी तक शहर में जगह जगह पड़ा कूड़ा सफाई कंपनी के लिए एक बड़ा इम्तिहान बना हुआ है। गली मोहल्ले और अहम शाहराहों के कूड़ादान ताफुन फैलाने लगे हैं और हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। शहरी इंतजामिया से पूछ रहे हैं कि डेडलाइन तो गुजर चुकी है, लाहौर जीरो वेस्ट कब और कैसे होगा, शहर में सफाई की मौजूदा सूरत हाल क्या है और कब तक लाहौर जीरो वेस्ट हो सकेगा। ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे से जो फील्ड में मौजूद हैं और हमें अच्छे तरीके से बताएंगे कि कहां कहां मुश्किलात आ रही हैं और ये मामला क्यों हल नहीं हो रहे। तो बताइए जी, क्यों नहीं हल हो रहा ये सफाई का मामला? जी, गुज़िश्ता 1.5 माह से शहर में शहरियों को कूड़ा करकट के ढेर और गंदगी के अंबार ने तंग कर रखा था। गंदगी के अंबार की वजह से शहरियों का नाक में दम हो चुका था। लाहौर न्यूज़ की काविशों के बायस हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में आई और अब शहर के बेशतर इलाकों से
कूड़ा उठाने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है और कूड़ा उठाया भी जा चुका है, लेकिन अभी भी चंद ऐसे मुकामात मौजूद हैं जहां पर कूड़ा करकट के ढेर जूं के तूं पड़े हैं। इस वक्त हम वफाकी कॉलोनी में मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास अगर आपको दिखा सके, ये कूड़ा करकट का ढेर है और आप देख सकते हैं कि ये कूड़ा करकट का ढेर नज़र आ रहा है, बता रहा है कि जी काफ़ी हफ्तों से इसको यहाँ से नहीं उठाया गया, काफ़ी अरसे से इसको ठिकाने नहीं लगाया गया। और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है ये ढेर वहाँ तक जाता है, हद इसकी नज़र ही नहीं आती, इतना बड़ा ये कूड़े का ढेर यहाँ पर मौजूद है। और इस रोड पर फासले फासले से कूड़ा करकट के ढेर मजीद और भी पड़े हुए नजर आएंगे। शहर के बेशतर इलाकों से तो कूड़ा करकट उठा लिया गया, हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई लाहौर न्यूज़ की बार बार की निशानदही के बाद, लेकिन अभी भी शहर के चंद ऐसे मुकामात मौजूद हैं जिनमें ये वफाकी कॉलोनी है जहां पर कूड़ा करकट के ढेर पड़े हैं और यहाँ के शहरी खासे तंग हैं इसकी वजह से, क्योंकि इस इलाके में बदबू फैली हुई है और सांस लेना तक मुश्किल है। यहाँ के रिहायशी बार बार ये इल्तिजा भी करते हुए नजर आए कि जी हुकूमत यहाँ से भी कूड़ा उठाए और हमें इस कूड़ा करकट से निजात दिलाए। जी ठीक है, उम्मीद करते हैं जनाब कि ये जल्दी ही लाहौर जो बागों का शहर है वो दोबारा बाग बन जाएगा और कचरा कुंडी का जो मंजर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया फील्ड से। तो आगे बढ़ना है हमने, और भी बहुत सी बातें करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहूंगी जागो लाहौर में। जनाब आपको पता है कि हम नए टैलेंट को और नौजवान टैलेंट को अपने शो पर बुलाते रहते हैं और उनको प्रमोट करते रहते हैं। हमारा ही काम है कि हमारे प्लेटफॉर्म से जितना भी न्यू टैलेंट है वो आगे बढ़े, उभरे यहाँ से जाकर। तो जनाब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड समझा जाता है और हर किसी की कोशिश होती है कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर करवाकर अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन कर सके। आज आपकी मुलाकात ऐसे ही पाकिस्तानी नौजवान से करवानी है हमने, जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 ममालिक के 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से ताल्लुक रखने वाले फरहान अयूब। अब तक भारत, अमेरिका और जापान समेत 7 ममालिक के 21 रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्होंने, जिनमें मार्शल आर्ट्स और ब्रेक डांस के स्टेप्स के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। उन्होंने इसके साथ साथ चैलेंजिंग कैटेगरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं। इनसे जानते हैं कि उन्होंने ये सब रिकॉर्ड कैसे तोड़े हैं और आइंदा कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ने का ऐलान का इरादा करते हैं। तो फरहान को मैं वेलकम कहती हूँ। फरहान, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है, सब खैरियत। फरहान, इतने रिकॉर्ड्स और माशाल्लाह बाहर जाके 21 रिकॉर्ड तोड़े आपने। जी, मैं 21 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुका हूँ। हाँ, तो किस तरह, मतलब क्या सोच क्या थी इसके पीछे कि मैंने ये करना है? सोच ये थी कि मैंने 7 साल की उम्र में फैसला कर लिया था, मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अच्छा। और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है पूरी दुनिया में। हाँ। तो उस हवाले से फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी 7 साल की उम्र में, बगैर किसी टीचर के, एकेडमी के। अच्छा। और मैं सड़कों पे और पार्कों में ट्रेनिंग करता था, कोई मेरा कोच नहीं था। तो लोग बात बनाते थे कि कोच के बगैर कोई कामयाब नहीं होता, ये उस तरह की बातें करते थे, लेकिन मैं किसी की बात शुरू से नहीं सुनता। हाँ। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। फिर 2014 में मैंने पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। वो था दी मोस्ट किपअप्स इन 1 मिनट। वो ब्रेक किया, वो मार्शल आर्ट्स का स्टेप था जो बरतानिया का था 22 का, मैंने उसमें 34 ब्रेक करके ब्रेक किया। उसके आगे भी मैंने 2017 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। इस तरह मैं ब्रेक करता चला गया, अब तक 21 हो गए और इंशाल्लाह आगे और भी ब्रेक होंगे इंशाल्लाह जरूर। तो क्या सपोर्ट मिली घर वालों की तरफ से? सपोर्ट देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में BS मीडिया का स्टूडेंट हूँ। अब वहाँ पर मेरी स्कॉलरशिप हुई है 100%। इस पर मैं मियां अमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे टैलेंट बेस्ड एडमिशन वहाँ दिया गया, स्कॉलरशिप मिली है। और मेरी जो मीडिया फैकल्टी, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि मेरा मीडिया स्कूल पाकिस्तान का नंबर 1 मीडिया स्कूल है। वहाँ के टीचर्स जो है वो प्रोफेशनल्स हैं और उनके यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे रिकॉर्ड में हमेशा सपोर्ट मिली है। ब्रेक जब मैंने किए इवेंट्स अपने, उसके अलावा घर की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है मुझे। मेरी वालदा की तरफ से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिली है, बड़े भाई की सपोर्ट मिली, तो उनकी सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। बेशक ऐसे ही है, जब तक आपको सपोर्ट ना मिले आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने बताया कि आपने 7 साल की उम्र में जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। इसका मतलब आप शुरू से बचपन से ही मार्शल आर्ट के शौकीन थे? शौक था। तो पहला जब आपने रिकॉर्ड तोड़ा या गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया, तो कैसी फीलिंग थी, क्या सोचा था? मैंने यही सोचा था कि पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जब ब्रेक किया था तो उस पे जो ना वो काफी खुशी हुई थी। और फिर मुझे ये पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इंटरनेशनल एक अचीवमेंट होती है, क्योंकि दुनिया में इसमें नंबर 1 आना होता है।
तो ये कोई मामूली सी चीज नहीं होती, इसमें नंबर 1 आता है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 21 किए हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ने तो मेरे लिए किया है, लेकिन हुकूमत पंजाब ने कुछ नहीं किया। तो मेरी हुकूमत पंजाब का भी फर्ज है कि वो भी कुछ करें। जैसे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, अब देखिए क्रिकेटर्स जो हैं वो जीतते हैं, उनको लाखों रुपए मिलते हैं मुल्क का, जब वो नाम रोशन करते हैं। मैंने भी मुल्क का नाम रोशन किया, तो इसलिए मेरी उनसे अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि मुझे भी इनामी रकम दी जाए, मेरा हक है और उनका ये फर्ज है कि वो करें। क्योंकि जब आप हर स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए पैसा लगा सकते हैं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक करने पर आपको इनामी रकम देनी चाहिए। क्रिकेटर हार भी जाए तो उन्हें पैसा मिलता है। यहाँ पर मुसलसल जीत मिल रही है और वज़ीर आला ने मुझे अभी तक नहीं बुलाया, ना अप्रिसिएशन मिली है वज़ीर आला से, ना कोई इनामी रकम मिली है, लेकिन मैं तो मुल्क के लिए काम फिर भी कर रहा हूँ। ऐसे ही है, हमें अपना काम जारी और शारी रखना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोगों ने अपना नाम रोशन करना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, गिव एंड टेक होती है, लेकिन इस सोच के साथ नहीं करना चाहिए कि हमें कोई देगा तो हम करेंगे। तो मुझे बताएं कि जब आप बाहर जाते हो और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हो तो वापस आते हो तो खुशी होती है और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। और यूनिवर्सिटी में भी आपने बताया कि आप जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे भी तो होंगे ना, स्टूडेंट्स भी तो होंगे ना। मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि मैंने हमेशा जब भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया तो सिर्फ ये सोचा कि पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। यही मेरी हमेशा ख्वाहिश रही और मैं ये मरते दम तक पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा, चाहे कुछ भी होता रहे। उसके अलावा दूसरी बात जहाँ तक ये है कि यूनिवर्सिटी की आप बात करें तो यूनिवर्सिटी में हमेशा मुझे सपोर्ट मिली, जैसे मैंने आपको बताया, और काफी ज्यादा लोग खुश होते हैं इस चीज से, और इस तरह मैं आगे भी नाम रोशन करता रहूंगा मुल्क का। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था, किसको देखकर आप बड़े हुए और चाहा कि मैं इस जैसा बनना चाहूंगा? मेरी इंस्पिरेशन ब्रूस ली, मोहम्मद अली, माइक टायसन से। इनकी मैंने फिलोसफीज पढ़ी थी जिनमें वाजिया लिखा हुआ था कि इंसान अगर मेहनत करे तो वो खुद से मार्शल आर्ट डेवलप कर सकता है। तो वहां से मुझे शौक हुआ और मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी जो अवाम है मैं उसको फिजिकल फिट देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसपे उर्दू जुबान में बिल्कुल आसान तरीके से एक्सरसाइज सिखाएंगे। मैं चाहता हूँ जो मुझे आता है वो मैं सबको सिखाऊं, आम पब्लिक जो है, कॉमन पीपल है, वो घर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोविड-19 है, उस चैनल का नाम है फिट एंड एक्टिव 24/7। आप इसको सब्सक्राइब करें, इस पे आप जाएंगे तो आपको आसान तरीके से एक्सरसाइज सिखाई जा रही है सारी, और ये मेरा अपना जाती चैनल है। ठीक है, लेकिन फरहान मैंने देखा है कि यहाँ पर फिटनेस और एक्सरसाइज का रवाज नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत ज्यादा कोताही है। आप किसी से आजकल पूछे ना, मैं उसकी वजह बताता हूँ। आप किसी से पूछेंगे ना, भाई आप एक्सरसाइज नहीं करते, क्यों नहीं करते? या मेरे पास टाइम नहीं है। जबकि लोग मोबाइल पे घंटों घंटों अपना टाइम जाया करते हैं, तो ये एक बहुत बुरी चीज है। टाइम हर किसी के पास होता है, लोग अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं करते। उसकी क्या वजह होती है कि लोग जल्दी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नौजवान आजकल आप देखने को उनके पेट निकल आते हैं जल्दी। तो ये सारी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां इस वजह से कि आप लोग फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते, इसलिए आपको फिजिकल ट्रेनिंग जरूरी है बहुत ज्यादा सबके लिए। तो कितना टाइम देते हो अपनी फिटनेस को या ट्रेनिंग को? मुझे जब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक करने होते हैं तो मुझे 7-8 घंटे भी ट्रेनिंग करनी पड़ जाती है, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। लेकिन आम रूटीन में मेरी जो रूटीन है वो 2 घंटे तो लाजमी है। 1 घंटा सुबह के टाइम एक्सरसाइज होती है, 1 घंटा शाम के टाइम में ट्रेनिंग करता हूँ। तो स्टडी के साथ कैसे मैनेज कर लेते हो? स्टडी देखें, जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उसका ये है कि उसको स्टडी में जो ना ज्यादा ध्यान लगना चाहिए, क्योंकि वो एक जो क्या कहते हैं पढ़ रहा होता है, वो पढ़ रहा होता है साथ और साथ अपनी एजुकेशन भी कर रहा होता है। तो जब वो फिजिकल एक्टिविटीज करता है तो उसकी वजह से, उसे फिजिकल एक्टिविटीज करने से जो ना स्पोर्ट्स पर्सन उसका दिमाग तेज चलता है, उसकी पढ़ाई में मार्क्स ज्यादा आने चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है मेरी पढ़ाई अच्छी जा रही है। जाता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसको खेल में नहीं जाना चाहिए, उसकी पढ़ाई भी जो है ना वो इफेक्ट करेगी। तो ऐसा है, आपको कोई मसले आए इस तरह के? मेरा नहीं ख्याल के मेरा नहीं ख्याल के कभी भी आपकी जो वो स्पोर्ट्स है वो आपकी पढ़ाई को मुतासिर करती है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट का काम जानते हैं अच्छी तरह से तो आप दोनों जगह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इसमें। तो आप अब आपके घर बहन भाई भी होंगे, वो आपसे मोटिवेट होते हैं कि हम लोगों ने भी इस फील्ड में जाना है? मेरे बड़े भाई मुझसे मोटिवेट हुए और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उन्हें ट्रेन करवा के 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने भी ब्रेक किए हैं। बिल्कुल इस तरह से हुआ। और यूनिवर्सिटी में भी ऑब्वियसली आपके क्लास फेलोज भी होंगे, जो आपके दोस्त भी होंगे, वो भी आपको इंस्पायर करते होंगे कि हमने इस साइड पे जाना है। जी करते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं ज्यादातर आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मुझे लाइफ में ज्यादातर लोग डीमोटिवेट करने वाले मिलते रहे शुरू में, तो मैंने किसी की परवाह नहीं की। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि 99% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। 1% लोग हैं जो थोड़ी बहुत ही, जिनको थोड़ी उलझन होती है, तो उनके लिए यही मैसेज है कि उलझन खाते हैं और मैं इंशाल्लाह तरक्की करता रहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया, वो करेगी इंशाल्लाह। तो आगे क्या सोचा है, क्या प्लान है आगे, कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़ने आप? आगे जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं उनमें मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं, उसमें अमेरिका के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं स्पून ट्विस्टेड के, वो मैंने ब्रेक करने हैं। और मैं मीडिया पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मेरी बहुत ज्यादा ये ख्वाहिश रही है शुरू से कि मैं एंकर बनूं। मैं एंकर बनने की ख्वाहिश रखता हूँ जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी साथ साथ चलते रहेंगे, ऐसा नहीं स्पोर्ट्स तो मैं मरते दम तक करूंगा ना। अच्छा, ये मेरा इरादा है। बिल्कुल, मतलब स्पोर्ट्स नहीं छोड़नी, नहीं, कुछ भी हो जाए। फरहान मर सकता है, स्पोर्ट्स नहीं छोड़ सकता, स्पोर्ट्स नहीं छोड़नी कभी भी नहीं, इंशाल्लाह जरूर। ऐसा हमें लगन, ऐसी पैशन चाहिए हमें अपने नौजवानों में कि वो कुछ करके दिखाएं। फरहान, आप क्या देखते हो, पाकिस्तान में मार्शल आर्ट का फ्यूचर है?
पाकिस्तान में वालिदैन जो अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स इसी वजह से नहीं करवा रहे कि फ्यूचर उसका नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो बच्चे मार्शल आर्ट्स का, इसलिए मैंने कोई अकेडमी नहीं ना ज्वाइन की, मैंने खुद से ट्रेनिंग की। आप मैं कहता हूँ आप मार्शल आर्ट अगर करते हैं ना उसमें वर्ल्ड लेवल की अचीवमेंट्स कर लें, आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ चले जाएं, आप इंटरनेशनल अचीवमेंट्स इवेंट्स के अंदर हिस्सा लें, तो आपको मार्शल आर्ट का फायदा। अगर आप गली मोहल्ले के क्लब्स में सिर्फ मार्शल आर्ट करेंगे, घर आ जाएंगे, वो फिर आपके वालिदैन आपको रोकेंगे, सारी बात, उसमें फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। नहीं, तो आपको लगता है अभी अगर जो अकेडमीज हैं या लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सही वही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए बहुत सारी अकेडमीज लोगों ने खोली है, लेकिन मैं ज्यादातर मानता हूँ कि ज्यादातर अकेडमीज जो है वो पैसे कमाने के लिए होती हैं। कुछ अच्छे भी हैं, बीच में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मार्शल आर्ट की फील्ड में भी होंगे, लेकिन मैं मेरा मकसद ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाऊं। इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया कि उस पर कोई पैसा नहीं आपका लगना, आपने कोई वर्दी पहन के नहीं खड़ोना, आप जिस हुलिये में हैं जहां बैठे हैं, एक पंच भी आप करते हैं ना, तो ये भी मेरी नजर में मार्शल आर्ट्स है। ठीक है, ये मैं फिलोसफी लाना चाह रहा हूँ कि आप कहीं पर भी किसी भी हालत में ट्रेनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी, और आपका सेल्फ डिफेंस भी तो आपको आ जाती है ना, आप किसी भी जाए किसी भी सिचुएशन में हो आप अपना मुकाबला कर सकते हैं, खुद को सिक्योर कर सकते हैं। तो फरहान, मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें स्पोर्ट्स जो हैं सिर्फ क्रिकेट तक रह गई है। यही मसला है कि क्रिकेट का एक इदारा बना हुआ पीसीबी, उसको कितना प्रमोट किया जाता है, कितना सपोर्ट किया जाता है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स की तरफ हुकूमत की जो ना तवज्जो नहीं, अदम तवज्जो की है, जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए माली मसाइल भी आते हैं और भी मसाइल आते हैं। तो क्या करना चाहिए इन हुकूमत की सतह? देखिए हुकूमत को मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ कि वज़ीर आला को चाहिए कि जब भी कोई मुल्क के लिए काम करता है ना, उसको वज़ीर आला हाउस बुलाए, अप्रिशिएट करे, उसे कोई इनामी रकम भी दे, जैसे क्रिकेटर को आप पैसा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल जी। आपको फरहान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग करिए, और ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करना भी चाहिए, ताकि अगर वो बाहर जाकर अपने दम पर पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, हमें प्रमोट कर रहे हैं, तो वो और भी आगे पहुंच सके। इंशाल्लाह आप जाएंगे भी जरूर और इस तरह ही रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे। ये आपके मेडल्स हैं जो आपने पहने हुए हैं? जी, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मेडल हैं जो सर्टिफिकेट के साथ होते हैं। ठीक है। और मेरी यूनिवर्सिटी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं यूसीपी में पढ़ता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर। तो यूसीपी में है डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको ये मार्शल आर्ट और ये इन चीजों के बारे में आगाह करें? या नहीं, यूसीपी में क्योंकि ट्रेनिंग तो मैं अपनी खुद करता हूँ, लेकिन यूसीपी में मुझे फैसिलिटीज मिलती हैं। मुझे वहाँ जिम मिला हुआ है जहाँ पर मैं जाके ट्रेनिंग करता हूँ, और इस तरह वहाँ पर मुझे सहूलियत पूरी मिलती है रिकॉर्ड ब्रेक करने की। तो वहाँ पर इसलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे लिए वहाँ पर सारी सपोर्ट मिलती है यूसीपी में रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। आप बाहर जाते हो, बाहर जाके भी ट्रेनिंग तो करते ही होगे ना, टूर होता है आपका, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज हैं जो बाहर मिलती है? देखिए यहाँ पर लोग जो है ना, वो अगर ये रोना रोए ना सिर्फ कि फैसिलिटीज नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे ज्यादातर लोग कहते हैं यार फैसिलिटीज नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं सड़कों पर ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा मानना है कि आप शुरू करें, आगे अल्लाह रास्ते बना देगा। ठीक है, तो मुस्तकबिल में क्या करना है, क्या बनना चाहते हैं इसके अलावा? मैंने आपको बताया कि मेरा मुस्तकबिल का एक ही शौक है कि मैं एंकर बनूं। मैं मीडिया में आना चाहता हूँ, इंशाल्लाह मीडिया में मैं आके एंकर बनूंगा। वहां से मैं मीडिया के जरिए एंकर या कौन सा एंकर बनना चाहते हैं? मैं कोई भी एंकर, मतलब पॉलिटिकल आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल एंकरिंग में करना चाह रहा हूँ। तो मीडिया पर मेरी आने की ख्वाहिश है आने वाले वक्त में, मेरी डिग्री जब कंप्लीट हो जाए। मतलब अगर इसमें ये भी जारी सारी रहेगा साथ साथ, और अगर आपको मीडिया में भी जॉब मिल जाए तो आप वो भी करना चाहेंगे? बिल्कुल। और एंकर बनने की ख्वाहिश है आपकी जनाब, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो जब ये आप कर रहे थे, चल ये तो आपकी होगी एक और ख्वाहिश, मुझे बताइए और कौन कौन से आपके शौक हैं इसके अलावा? मेरे जैसे स्पोर्ट्स मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद फिर मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, ये है। फिर उसके बाद अगर आप देर से मतलब मजीद आगे जाएं, 10-15 साल मेरी जिंदगी में आगे मैं जाऊंगा, फिर मेरा एक शौक पॉलिटिक्स में भी है। अच्छा। काफी सारे पॉलिटिशियंस में मिलता भी रहता हूँ, इस तरह से कि मेरा पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सियासत में हमेशा से रहा है। तो मैं हमेशा से देखता हूँ कि पाकिस्तान में जो ना एक ऐसी सियासत आए जो कहे पॉलिटिशियन किसको देखते हैं कि मेरे इस जैसा बनना है? सिर्फ एक ही, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा। वो मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है, उनके बाद मैं किसी को भी पसंद नहीं करता एज ए पॉलिटिशियन पाकिस्तान में, सिर्फ वही मेरी जो है वो इंस्पिरेशन है। हमारे देखने वाले नाजरीन और नौजवान नस्ल भी आपको देखती होगी, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? मेरा पहला पैगाम तो उनको ये है कि वो मोबाइल छोड़ के जो ना इस तरफ आए, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ आए, ये मेरा उनको पैगाम है। और दूसरा ये मैसेज है उनको कि वो लाइफ में जो ना जब भी कुछ करने का सोचें तो उसके ऊपर डटें, वो फौरन से हार ना मान जाएंगे भाई हमसे नहीं हो रहा। जब पाकिस्तान का आपने नाम रोशन करना हो और पाकिस्तान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, भाई पाकिस्तान के लिए हमने कुछ करना है, इस तरह की जब आप सोच पैदा करेंगे और दिन रात उस पर एक करेंगे, तो आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे और अपने घर वालों का नाम भी रोशन करेंगे। बेशक, इंशाल्लाह ऐसे ही आप मोटिवेट करते रहे लोगों को, और हम भी आपकी सपोर्ट करते रहेंगे, और दुआ करते हैं कि आप इसी तरह आगे जाएं और मुल्क को, कौम का जो है नाम वो रोशन करें। फरहान अयूब हमारे साथ थे, न्यू टैलेंट था हमारे साथ, और आपको मैं जो है यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया अदा करूंगी, हमारे शो में आने के लिए और हमें बताने के लिए कि क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। जनाब, आगे बढ़ना है और रोज की तरह हम आपको शहर लाहौर की एक तारीखी मकाम की सैर कराते हैं। तो लाहौर शहर तारीख की एक किताब की तरह है, जैसे किताब का सफा पलटते ही अल्फाज से तराशी गई
तराशी गए एक नई तस्वीर उभरती है। इसी तरह सरजमीन लाहौर के सीने को कुरेदे तो हर कोने में खित्ते की खूबसूरत सकाफत और रिवायतों की नई दास्तान सामने आती है। कुछ अर्सा पहले ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जब अंदरून शहर के दिल्ली दरवाजे में, जहां मुगलिया दौर के शाही हमाम की खुदाई में एक इंतहाई साइंसी अंदाज में बना निजाम दरियाफ्त हुआ है। ये निजाम है क्या और कब बनाया गया है, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल, हमारे नाजरीन को शाही हमाम की सैर तो करवाएं। अच्छा जी, आज हम लाहौर के एक बहुत ही मशहूर तारीखी मुकाम शाही हमाम के अंदर मौजूद हैं। जब आप दिल्ली दरवाजे से अंदरूनी शहर में दाखिल होते हैं तो जो पहला मोनूमेंट आपको मिलता है बिल्कुल दिल्ली दरवाजे से मुल्हिका बाएं हाथ पर शाही हमाम ही कहलाता है। बड़ी शानदार सी इमारत है और अब तो मज़ीद खूबसूरत हो गई कि वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसको काफ़ी अच्छे अंदाज में प्रिजर्व किया है, इसकी ताज़ीन और आइश की है। 1635 में हकीम इल्मुद्दीन अंसारी ने ये हमाम तामीर करवाया था और ये अपनी तर्ज का इस इलाके में, इस खित्ते में पहला हमाम था जिसने एक नया तस्वर मुतारफ़ कराया था। तो बाहर से इस वक्त हम इसके अंदर मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अज़र बशीर मेरे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त, जो ये तारीख़ी जगह आपको दिखाने में हमारी मदद कर रहे हैं कि आप तो बड़े अच्छे इसके रास्ते बना दिए कि इन पर चलते चलते जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो इसकी हिस्ट्री हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है कि जब सबसे पहले कस्टमर्स यहाँ पर आते थे। हाँ, ये मैं आपको बताते चलूँ कि जो लोग बाहर से आते थे तो यहाँ पर नहाते धोते थे, सुस्ताते थे और कुछ देर आराम करते थे, उसके बाद फिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते थे। तो जब वो यहाँ पर आते तो सबसे पहले उनका जो वास्ता पड़ता था वो यहाँ पर बैठे हुए एक शख्स से पड़ता था जो उनसे मुकर्ररा उजरत वसूल कर लेता था। उसके बाद उनको तौलिया, चादर, तहबंद वगैरह जो है वो फराहम कर देता था और वो फिर अपने जो उनकी मामूलात होते थे उनमें मसरूफ़ हो जाते थे। और यहाँ से वो पैसे देने के बाद जी थोड़ा सा और आगे बढ़ता तो इसका मरकज़ी जो तालाब है वो यहाँ पर आ जाता। ये अज़र बशीर आपको दिखा रहे हैं, ये मरकज़ी तालाब है जी। इसके नीचे से ज़ेरे ज़मीन रास्ते बनाए गए थे। हमाम के बाहर बड़ी बड़ी घड़े खोद कर वहाँ पर आग जलाई जाती थी और उस आग से जो भाप पैदा होती थी उस भाप को ज़ेरे ज़मीन रास्तों से इस तालाब के नीचे लाया जाता था। उस भाप की वजह से इस तालाब में मौजूद जो पानी है वो गर्म हो जाता था और लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। गर्मियों में सूरत हाल बदल जाती थी। गर्मियों में वो भट्टियाँ बंद कर दी जाती थी और जो ठंडा पानी है वो यहाँ पर कस्टमर्स के लिए मौजूद होता था। और उसके साथ देखिए कितना खूबसूरत पिचकारी का और नक्शो निगारी का काम यहाँ पर दिखाई देता है। क्या शानदार और माहिर हाथ होंगे जिन्होंने ये सब कुछ बनाया होगा। क्या आप अंदाज़ा लगा लीजिए 1635 और 2021 कितना वक्त गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो चमक दमक है वो अभी तक कायम नज़र आती है और बड़ा ही अच्छा महसूस होता है इस जगह का विज़िट करना। हमारा आपके लिए मशवरा है जी कि आप ना सिर्फ खुद इस जगह पर आएँ बल्कि अपने बच्चों को भी लेकर आएँ ताकि उनको पता चले कि हमारे असलाफ का रहन सहन कैसा होता था और वो हमारे लिए विरसे में क्या कुछ, कितनी खूबसूरत चीज़ें, कितने खूबसूरत मुकामात छोड़ कर गए हैं। और एक मशवरा और मैं आपको दूंगा कि जब भी आप किसी तारीख़ी मुकाम पर जाएं तो सबसे पहले उस मुकाम के बाहर जो तख्ती लगी होती है वो ज़रूर पढ़ें जिस पर हिस्ट्री लिखी होती है उस मुकाम की। और जब वो पढ़कर आप किसी इमारत में, किसी तारीख़ी मुकाम पर अंदर जाएंगे तो आपको अपनी सैर का लुत्फ़ दुबाला महसूस होगा और आप ख़ुद को तारीख़ के धारे में बहता हुआ महसूस करेंगे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर आपका। देखा है आपने कि दिल्ली दरवाजे की शाही गुजरगाह में जड़ा पहला नगीना मुगलिया दौर का ये हमाम ही है जो सन 1634 में शाहजहां के गवर्नर वजीर खान ने आम लोगों और मुसाफिरों के लिए तामीर करवाया था। माहिरीन के मुताबिक ये मुगलों का वाहिद अवामी हमाम था जो अब तक भी मौजूद है। आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। घर बैठे आपने शाही हमाम की सैर कर ली है और मैंने भी देखा है और उम्मीद आज वीकेंड भी है तो आप वहां जाकर खुद भी देख सकते हैं और मैं भी कोशिश करूंगी कि प्लान बनाकर वहां पर जाऊं। जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज वीकेंड है, आप लोगों ने प्लान भी बना लिया होगा। हमने आपको बता दिया है कि आज का मौसम भी कैसा रहने वाला है
और आप उसी हिसाब से प्लान बनाइएगा, बाहर भी जाइएगा, वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। और मैं भी अपना वीकेंड एंजॉय करूंगी। एक दिन के बाद हम दोबारा मंडे को मिलेंगे, लेकिन आपने फीडबैक देना नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।